2 साल पहले मैं भी आपकी तरह यहाँ पे बैठा करता था। 5 अप्रैल को ऐसी कुछ बात हुई कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। रैंक वगैरह तो ऐसी चीज़ होती है, रैंक वगैरह ऐसी चीज़ है जिसका अंदाज़ा होता नहीं है और कोई एक्सपेक्ट करता भी नहीं है। मुझे अभी भी इस बात की ज़्यादा संतुष्टि है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। अगर मैं 1 था या 99 था, अगर एज लॉन्ग एज मुझको जो सर्विस चाहिए थी आईएएस, मैं उसमें आ गया, मैं खुश रहने वाला था। और वही खुशी आज भी है। तो एक मैं एक्सप्लोर आईएएस का जितेंद्र सर का थैंक यू बोलूँगा कि मुझे यहाँ पे बुलाया और ये प्लेटफॉर्म दिया। और आप सब इलाहाबाद वासी, पहली बार ये मैं यूपी में आया हूँ, पहली बार इलाहाबाद आया हूँ। और सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कहना चाहूँगा कि इतना आदर सम्मान आप लोग मुझे दे रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो करता हूँ। एक मैं ये बोलूँगा कि 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट करा था, मैं एक सीनियर से मिलने गया था दिल्ली में। उनसे मैं मिलने गया, कुछ डाउट्स पूछने थे। प्रीलिम्स का 1 महीना बचा होगा उनका, वो मेरे से बात करने आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ क्या बात करनी है। तो मैं ऐसे जनरल गाइडेंस लेने लग गया कि सर कैसे स्टार्ट करते हैं, ये क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सिंपल बात बोली कि तुमने कभी किसी का ब्लॉग पढ़ा? इतने सारे टॉपर्स ने ऑनलाइन लिख रखा है, या इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी इतनी बातें बोल रखी हैं, वो तुमने पढ़ी हैं? मैंने बोला नहीं सर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले जाओ वो पढ़ कर आओ, उसके बाद में जो डाउट्स हैं वो तुम मुझसे आगे पूछोगे तो तुम डाउट्स भी अच्छे पूछोगे और मैं जवाब भी अच्छे दे पाऊंगा। तुम्हारा भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। तो उस वक्त मेरे को वो बात थोड़ी अखरी कि यार इन्होंने तो मेरे को कुछ बिना बताए यहाँ से भेज दिया। तो मैं जिस इंटेंशन से गया था, जो मेरा मोटिव था कि यार कुछ तो पता चलेगा, वो उन्होंने बताया नहीं। तो उन टीचर की, उन सर की, सीनियर की बात मेरे को आज वो पता चलती है। और वो बात मैं बोलूँगा कि सबसे पहली वो टिप थी मेरी यूपीएससी को रिलेटेड। और वो टिप आज मुझे पता चलता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है कि आप सबको भी वो चीज़ करनी पड़ेगी, आप सबको भी वो काम करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पे आके 10 बातें बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके 50 बातें बोल सकता हूँ, बट एज लॉन्ग एज आप वो चीज़ें नहीं समझते हैं, आप खुद से उसके ऊपर विचार नहीं करते हैं, वो सब आपके कान पे पड़ेंगी, निकल जाएंगी। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, तो अगर आप सब लोग यहाँ पर इस हॉल के अंदर हैं या जो भी वीडियोस पे देख रहे हैं, आप सब किसी पर्टिकुलर रीजन से यहाँ पर आए हैं, कोई कारण है आपका यहाँ पे होने का, तो कोशिश करिए कि वो चीज़ आप समझ पाएं। आप यहाँ पे कोई मूवी देखने नहीं आए कि हॉल में जाके 1-2 घंटे बैठ के मूवी देख के आ गए। यहाँ पे या कहीं पे भी इन जनरल लाइफ में ज्ञान बहुत जगह मिलता रहता है, ज्ञान बहुत सारे लोग बोलते हैं। वो कौन सा ज्ञान आपके काम का है, उसको कैसे पिक करना है, उसको कैसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए आराम से सुनिए जो भी मैं बोल रहा हूँ, कोशिश करिए क्या आप पे अप्लाई होती है, क्या आप पे रिलेवेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने जो भी बात बोली सब सत्य है। मेरा एग्जाम एक बार में क्लियर हो गया तो मैंने जितनी गलतियाँ करी होंगी वो हाइड हो चुकी हैं, किसी को पता नहीं चला मैंने क्या गलतियाँ करी हैं। 4 अप्रैल तक मैं जो भी करता था, जो भी सोचता था, वो मेरी खुद की थिंकिंग थी, वो मेरा खुद का पढ़ने का तरीका था। फिर वो रिजल्ट आया तो अब सब कोई उसको जानने लगा, सब उसको सही मानने लगा कि यही सही तरीका है। सही तरीका कुछ नहीं होता है, सही तरीका आपका जो तरीका है जिससे आपको समझ में आता है वो सही तरीका है। इसलिए जो भी, ना केवल मैं, आप कहीं से भी, इवन कोई टीचर भी या कोई भी फीडबैक आपको मिल रहा है तो आपको एक बार समझना है कि वो आप पे कितना लागू होता है। उसके बाद में ही आपको उसे अपने स्ट्रैटेजी के अंदर डाल के आगे बढ़ना है। कोई आपको यहाँ पे कोई जड़ी बूटी नहीं देगा कि यार ये चीज कर लो तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे। जितेंद्र सर ने कल बात बोली थी, इलाहाबाद में फेमस है बाबा बनाते हैं, वो सब लोग फालतू की बोल के चले जाते हैं, बोलते कि ये कर लो वो कर लो, वो कुछ नहीं होता है। करना सब आपको है, ये एग्जाम पूरा आपका है। मैंने भी कोचिंग करी थी, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, बट उसका भी एक लिमिटेड रोल था। उसके ऊपर मुझे भी साल भर बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, उसके बाद में वो रिजल्ट आया था। सबसे पहले मैं एक बता देता हूँ कि थोड़ा मेरी लाइफ के बारे में बता देता हूँ। मैंने 2010 में आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था। स्कूलिंग मेरी कोटा में हुई थी एंड बचपन से मुझे साइंस बैकग्राउंड में ज़्यादा इंटरेस्ट था। सोशल साइंस, अपनी सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था। मेरी कोशिश थी कि भाई 10वीं क्लास तक, बोर्ड तक एक बार पढ़ के इनको हटा दूँ, फिर 11th के बाद में तो आएगा भी नहीं। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैं एकदम दूर भागता था उनसे, एकदम रट्टा मार मार के उनको मैंने निकाला था, क्योंकि मेरा पूरा मैथ्स वगैरह में इंटरेस्ट था। फिर कोटा में वैसा एनवायरनमेंट भी होता है, तो मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया
वो एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, फिर मैं आईआईटी बॉम्बे गया वहाँ ग्रेजुएशन करने। तब मेरे फादर ने मुझे बचपन से भी बोला था, और फादर मेरे सिविल सर्विसेज में ही है। पहले वो आरएएस थे, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, अभी उनका प्रमोशन हो चुका है, वो आईएएस में है। उन्होंने मुझे बोला था, उनकी खुद की इच्छा भी थी कि वो आरएएस में, तो चाहते थे मुझे एज ए आईएएस देखना। बट मैं क्योंकि उस एनवायरनमेंट में रहा था, बचपन से मैंने सारी चीज़ें देखी थी, तो कभी मुझे उसका अट्रैक्शन नहीं आया कि यार ये लाल बत्ती की गाड़ी क्या होती है, या ये सोशल स्टेटस क्या होता है, यार ये रिस्पेक्ट क्या होती है। वो सामने दिखता रहता था मेरे लिए, वो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी चीज़ थी, मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था। नहीं नहीं, प्लीज़ आप ताली मत बजाइए, आप सुनिए जो भी मैं बोल रहा हूँ। ताली आप एंड में जितनी बजानी है बजा लीजिएगा। तो मेरा था कि ये चीज़ तो मैंने देख रखी है लाइफ में, मुझे कुछ और ट्राई करना है, मुझे खुद की ज़िंदगी बनानी है, मुझे खुद के पैरों पे खड़े होकर कुछ करना है। और मेरा था कि मुझे कभी तो इंडिया के बाहर जाके भी एक बार रहना है या काम करना है। उसी इंटेंशन से मैंने कॉलेज में पढ़ाई भी करी, अच्छे से पूरा ग्रेजुएशन वगैरह करा। और 2014 में जब मेरा फाइनल ईयर था, ग्रेजुएशन हुआ, तब मुझे सैमसंग साउथ कोरिया में जॉब ऑफर मिला था प्लेसमेंट्स में कॉलेज के अंदर। तो तब मुझे बहुत खुशी हुई कि यार बचपन से मेरी ये इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि मुझे एक बार बाहर जाना है, और वो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है। फिर मेरे फादर ने तब एक बार फिर से बोला कि तुम अभी ग्रेजुएशन कर चुके हो, तुम एलिजिबल हो चुके हो यूपीएससी लिखने के लिए, एक बार कोशिश करो। क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। मुझे खुद को लगता था कि यार ठीक है, एप्टीट्यूड वगैरह ठीक है, जनरल साइंस मेरे बस की बात नहीं है, मैं कभी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता था, कि ये मुझसे कभी नहीं हो सकता। तो मैंने उनको मना करा कि नहीं है। उन्होंने फिर एकदम मेरे से बिना पूछे मेरा फॉर्म भर दिया। 24 अगस्त को एग्जाम था, 23 अगस्त की रात को उन्होंने बताया कि ये लो तुम्हारा एडमिट कार्ड, कल सुबह जाके एग्जाम लिख कर आना। मैंने बोला अगले हफ्ते 10-15 दिन के बाद में मेरी फ्लाइट थी। मैंने बोला कि नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, जॉब है। बोला कि ठीक है चले जाओ जॉब पे, मैं फोर्स नहीं कर रहा, बस मेरा मन रखने के लिए एक बार ये एग्जाम जाके दे दो। और नहीं, वो तो होना तो है वैसे भी नहीं है, क्योंकि तुमने तैयारी करी नहीं है, पर पता तो चल जाएगा, क्या पता तुम्हारा कभी बाद में मन बन जाए। मैंने बोला कि नहीं, पहले तो मना करा, फिर उन्होंने दीदी से थोड़ी मिली भगत कर ली थी, उसका भी फॉर्म भर दिया। बोला देखो इसको भी भेज रहा हूँ, ये भी जा रही है, तो तुम भी चले जाओ। तो मैंने बोला कि अब ठीक है, घर पे बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, संडे है, चले जाऊँगा, कोई बात नहीं। अब मैं वहाँ पर गया, मैंने पेपर खोल के देखा और मुझे कुछ नहीं आया उसके अंदर। पूरा जो पेपर 1 होता है जीएस का, तो होता ये था कि उसके पहले हमेशा GS1 और GS2 जो 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स के, उसके अंदर GS और CSAT वाला दोनों के नंबर जुड़ते थे, और कट ऑफ इंजीनियर्स को फायदा होता था कि वो सेकंड पेपर में ज्यादा मार्क्स लेके GS थोड़ा बैलेंस करके 50-60 नंबर लाके वो प्री क्वालिफाई कर लेते थे। तो मेरे फादर को भी ये वाली चीज़ पता थी, उनको ये नहीं पता था कि वो पैटर्न चेंज हो चुका, उसी साल से चेंज हुआ था। तो उन्होंने मेरे को भेज दिया कि अरे तुम्हारा हो जाएगा, इसके अंदर जितना मैक्सिमम ला सकते हो लाओ, उसके अंदर काम निकाल लेना। अब गया, अब उसके अंदर तो CSAT वाला तो वैसे ही क्वालिफाइंग हो चुका है, कुछ काम का है भी नहीं, और GS वाला था, उसके अंदर मेरा डब्बा गोल। मैं पेपर खोल के बैठा, मुझे कुछ आता नहीं है। मैंने सोचा कि चलो कुछ एलिमिनेशन करके आ जाएंगे। पहली बार मैंने उसके 5 साल पहले IIT का एग्जाम दिया था, वहाँ पे तो एलिमिनेशन तो फिर भी हो सकता था कि चलो नहीं आया तो कुछ उल्टा तिगड़म बिठा के सवाल कर सकते हैं मैथ्स के, फिजिक्स के। यहाँ पे तो कुछ तिगड़म ही नहीं बैठती है, हमेशा 2 ऑप्शन तो फंसते ही फंसते हैं। B और C एलिमिनेट कर दिए तो A और D में तो तुक्का मारना ही पड़ेगा, बिना कॉन्फिडेंट मैं कर ही नहीं सकता हूँ। और ये आप सबको पता है, फिल्म्स के अंदर 70-75% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तो गेस करना पड़ता है। तब तो मेरा कोई बेस भी नहीं था, कुछ कंसेप्ट भी नहीं थे, और न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा हुआ नहीं था। तो मैं जाकर एग्जाम में 15 मिनट मैंने करा, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं उठ के टीचर को बोलने लगा कि मैम आई वांट टू गो, मेरे ये हो गया मेरा पेपर। उन्होंने बोला कि नहीं, यू हैव टू सिट, आपको बैठना पड़ेगा पूरा 2 घंटा। अब मैंने सोचा क्या करूँ, मैं जाके वहाँ पे हेड डाउन करके सो गया, क्योंकि एग्जाम तो मेरे को कुछ आता नहीं था। फिर मैं घंटे 1.25 घंटे के बाद में उठा, देखा कि बाकी बच्चे कुछ कर रहे थे। मैंने बोला कि चलो अपन भी थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा अपन तुक्केबाजी तो भिड़ा लेते हैं कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव आएंगे, पर एग्जाम तो अपन को क्लियर करना नहीं है। तो मैंने कुछ तुक्केबाजी करी और पेपर में देकर आ गया, घर पे आराम करा, पापा को बोल दिया कि जो होगा मुझे तो मतलब का भी नहीं है, बताना भी मत कि कितने मार्क्स से क्या रिजल्ट था। फिर उसके कुछ 7-8 में तो आराम से जॉब करने चले गया। 7-8 महीने बाद उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तुम्हारा होना तो था नहीं, तो हुआ भी नहीं, और कितने मार्क्स तुम्हारे CSAT में कुछ बहुत अच्छे नंबर आए हैं, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग था, और GS में होंगे सिंगल डिजिट या कुछ 10-15-20 नंबर से ऊपर नंबर नहीं होंगे मैं 200 के अंदर से। तो वो देख के पता चल गया कि अपने बस की बात नहीं है UPSC, खासकर GS, क्योंकि मेरा कभी स्ट्रॉन्ग था ही नहीं। फिर मैंने बाहर, जो मेरा इंटेंशन था कि बाहर नौकरी करी,
कभी बीच में यूपीएससी के लिए सोचा भी नहीं, क्योंकि मेरा था कि अभी नौकरी मिली, इसमें अच्छे से करना है, मुझे ध्यान भी अपना कहीं और बांटना नहीं है। तो मैंने अपना सारा जॉब करी 1.5 साल, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई वहाँ पे काम पसंद नहीं आया, फिर मैंने सोचा कि इंडिया मूव करके काम करते हैं। और बाहर रहना भी मेरे को इतना पसंद नहीं आया, इंडिया की जो लाइफ मेरे को बेटर लगती थी। तो फिर मैं शिफ्ट करके बैंगलोर आ गया। बैंगलोर के अंदर मैंने जॉब करी, और जॉब करते वक्त बैंगलोर में कुछ 7-8 महीने जब निकले होंगे, दिवाली का टाइम था 2016 का, मैं 2016 मार्च में इंडिया आ गया था। तो जब अक्टूबर नवंबर का टाइम आया, तब तक आते आते जो नेचुरल चीज़ है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वो थोड़ी लाइफ में सीरियसनेस भी होती है। कब हम हमेशा मजाक नहीं कर सकते हैं कि आज मस्ती कर ली, कल कोई मूवी देखने चले गए, परसों गेम खेलने चले गए, फिर वीडियो गेम खेल रहे हैं, ये हमेशा नहीं कर सकते, कहीं तो लाइफ में सीरियस होना पड़ता है। तो उस वक्त था जब मैंने सोचना विचारना शुरू करा। और वहाँ बैंगलोर का ट्रैफिक भी ऐसा था कि आधा आधा पौन पौन घंटा मैं कैब में बैठा रहता था ऑफिस जाने के लिए, तो और कुछ काम था भी नहीं। तो मैं बैठे बैठे यही सोचता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। तब मेरे दिमाग में ये सब ख्याल आने लगे कि मेरी जो बाहर लाइफ थी वर्सेस जो मेरी बैंगलोर में लाइफ है, जो मेरी इंडिया में लाइफ है, उसमें बहुत सारा अंतर है, बहुत सारे इश्यूज हैं। और जो वहाँ पे जिस तरह की ईज ऑफ लिविंग थी कि बड़े आराम से चीज़ें हो रही है, कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है, वैसी ज़िंदगी यहाँ पे नहीं है। और मैं चाहूँगा कि वैसी ज़िंदगी यहाँ पे होनी चाहिए। तो जैसे बैंगलोर का ट्रैफिक का मैंने बताया, तो ट्रैफिक का देख के लगता था कि यार ये ट्रैफिक में ये ऐसे क्यों कर रखा है, ये थोड़ा ऐसे कर सकते हैं तो ये निकल जाएगा। ये तो बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है। ये एक बस स्टैंड है, वो उन्होंने एक ब्रिज है उसके बीच में बस स्टैंड बना रखा है, तो बसेस वहाँ पे रुकी तो ट्रैफिक जाम होना ही है। तो सबको लगता था ये वाटर स्केर्सिटी है, पानी की कमी बैंगलोर में बहुत तेज़ी से होती जा रही है, अभी भी इशू चल ही रहे हैं। तो तब से मुझे लगता था कि यार ये सारे चैलेंजेस हैं, और अगर मैं बाहर बैठे बैठे अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ और अगर मैं इनको बस क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि ये क्या है, ये गंदा है, बाहर अच्छा था, तो मैं मतलब इतना मेरे को इधर मिला है, मैंने सब कुछ पढ़ाई करी है, तो मैं उसके साथ ही अलग गलत चीज़ कर रहा हूँ। तो अगर उनको इम्प्रूव करना है तो वो मैं बाहर से कोस नहीं सकता हूँ, मुझे खुद को जाके चेंज करना पड़ेगा। तब मैंने थोड़ा सोचना स्टार्ट करा। फिर वो पहले से दिमाग में यूपीएससी वाला तो एक्सपीरियंस था ही, पता था कि जॉब कैसे होती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। मेरे फादर, मेरे ताऊ जी भी सिविल सर्विसेज में ही हैं, और फादर के कुछ सीनियर्स हैं, वो बचपन से 1-2 बार मैं मिला हुआ था उनसे, तो मुझे आइडिया था थोड़ा बहुत कि यहाँ पर मैं आऊँगा तो कुछ तो सेटिस्फाइंग मिलेगा। एट द सेम टाइम मैं बैंगलोर में जो जॉब कर रहा था, वहाँ पे मैं 8 to 8, 9 to 9, 10-12 घंटे दिन के मेरे उसमें जाते थे। महीने के एंड में मेरी सैलरी आती थी, काफ़ी अच्छी सैलरी थी, बट उसको ना मैं कहीं यूज़ करता था, ना उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था कि यार मैं कुछ अच्छा इंप्रूव कर पा रहा हूँ या कुछ भी अच्छी चीज़ हो रही है उससे, बस से मेरा फ़ायदा हो रहा है। और मेरा फ़ायदा भी वो केवल मॉनिटरी फ़ायदा है कि मैं आज जाके अगर मैं मान लो 1000 रुपये की शर्ट खरीदता हूँ तो मैं कल जाके 5000 की शर्ट खरीद लूँगा, उसके ऊपर तो मैं खर्च कर भी नहीं सकता हूँ। तो मुझे लगने लगा, फिर मैंने घर पे बात करी, अपने फादर से बात करी, बीच में यूएस वगैरह का ऑप्शन भी है कि मैं यूएस भी शिफ्ट कर सकता हूँ, वहाँ पे पढ़ाई की भी अपॉर्चुनिटी मिली। बट फिर बीच में मेरे ऑफिस वालों ने मेरे को महीना 2 महीने वहाँ पे भी भेजा। तब मुझे वहाँ की भी लाइफ दिखी, मुझे पता चल गया कि नहीं, कोरिया भी पसंद नहीं आया, यूएस भी पसंद नहीं आया, मतलब अपन को बाहर रहना पसंद नहीं है, अपने लिए इंडिया सही जगह, अपन को इंडिया में रह के ही कुछ अच्छा करना। इसलिए फिर मैं सोचने लगा कि यूएस का तो मैंने ऑप्शन कैंसिल कर दिया और घर पे बात करने लगा। तो मैंने 5-6 महीने लगाए, बार बार हर महीने मैं घर जाता था, पूछता था, बात करता था जितने लोगों से हो सके, तो खासकर वो भी केवल घर के अंदर, और 1 से 1 या 2 लोग, ऐसा भी नहीं कि मैंने 10 जनों को या दोस्तों को भी बता दिया कि मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ओपिनियन आती है, जो वो सब अपन को जो सोचना होता है, अपन को करना होता है, वो उनसे इन्फ्लुएंस होती है। अल्टीमेटली जो आपको अंदर से चाहिए वो आपको ही पता है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्लोज वंस है, आपकी फैमिली है, वही आपको बता सकते हैं, वही लोग हैं जो आपको सही एडवाइस देंगे, बाकी तो उनके हिसाब से जो सही है वो बताते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इन्हीं लोगों से पूछता हूँ। फिर सोच समझ के मैंने डिसाइड करा, बताया कि सब जगह पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, कि तुम सिविल सर्विसेज में भी आओगे तो ऐसा नहीं है सब कुछ अच्छा होगा, इश्यूज होंगे, लोगों को ट्रांसफ़र का बहुत टेंशन रहता है, कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, या लोगों को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का डर रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वही मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि हर जगह पॉजिटिव्स नेगेटिव्स होते हैं। सिविल सर्विसेज में जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा, जरूरी नहीं है सब कुछ गंदा होगा। अगर तुम जहाँ सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हो, जो काम करके तुम अच्छा काम करना चाहते हो, वो जरूर यहाँ पे मिलेगा। ये मैंने 3, 5, 4, 5, 10 लोगों से पूछ लिया था, सुन लिया था, तो इसका मुझे पता था कि अगर मैं अच्छा ही ढूंढूंगा तो मेरे को अच्छा ही मिल जाएगी, बट अगर मैं केवल बुराई ढूंढूंगा उस चीज़ के अंदर तो मेरे को बुराई भी मिल जाएगी। और अगर मैं प्राइवेट जॉब कंटिन्यू करता हूँ तो वहाँ पे भी है कि ठीक है, मेरे को अच्छी सैलरी मिल रही है, सब कुछ बढ़िया है, मैं अच्छी लाइफ जी सकता हूँ, मैं महंगी कार खरीद ली, ये कर लिया, जो करना है मैं कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम जो सेटिस्फेक्शन है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, वो वहाँ पे नहीं मिलता है।
या मैं बैंगलोर में हूँ, वहाँ पे ट्रैफिक में फंस रहा हूँ, तो पता है कि वो भी नेगेटिव ही हुआ उस जॉब का। तो मुझे अ, वो मैंने जब कंपेयर करा दोनों चीज़ों को, तब मैंने सोचा नहीं, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देंगे। फिर मैंने मेरी जॉब छोड़ी, मई 2017 में मैंने मेरी जॉब छोड़ी थी। उसके बाद में मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ये एग्ज़ाम मेरा 1 साल का या मेरा 1.5 साल का टाइमलाइन था। तो अब लोग बोलने में बोल सकते हैं कि ठीक है मेरे 2 अटेम्प्ट थे, बट मैं इसको पर्सनली फर्स्ट अटेम्प्ट ही काउंट करता हूँ, क्योंकि पहला अटेम्प्ट तो था कि मेरे को एग्ज़ाम के एक दिन पहले पता चला कि मुझे कल जाके एग्ज़ाम लिखकर आना है, और मैं इसको एज अ टाइम पीरियड काउंट करता हूँ। कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूँगा मैंने ज़िंदगी के 1.5 साल 2 साल डाले यूपीएससी क्लियर करने के लिए, और वो लगते ही हैं, वो सबके ही उतने मिनिमम तो इतना अमाउंट डालना पड़ेगा आपको। तो ये मेरी टाइमलाइन थी जो मैंने बताई आपको। अब इसमें आप नोट करेंगे तो सबसे पहले मैंने सबसे बल्क में जो टाइम बताया वो क्या था, मेरा यूपीएससी में आने का जो थॉट प्रोसेस, जो मैंने स्टार्टिंग के तैयारी शुरू करने के पहले 5-6 महीने डाल दिए सोचने में कि मुझे एग्ज़ाम देना है, क्यों देना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, करना है नहीं करना है। सबसे पहले मैंने वो वाला काम करा। मैं आप सबको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरा रीज़न था, इससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी लोगों ने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। हर किसी का खुद का कुछ रीज़न हो सकता है। किसी के घर वाले बोलते हैं, किसी के घर वालों की इच्छा होती है, किसी को सही में समाज कल्याण करना होता है, किसी को भाई वो सोशल स्टेटस पसंद है, किसी को लाल बत्ती की गाड़ी, किसी को वर्दी पसंद है। सबके रीज़न होते हैं अपने एग्जाम देने के, बट वो रीज़न सबसे पहले पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं। अगर आपके मन में ये आपको पता ही नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, तो आप मेरी बात मानिए, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल आपके निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, और वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और 2 साल आपके निकल गए तो तीसरे टाइम तक अगर आप खुद को संभाल भी लेंगे तो आप इतने प्रेशर में आ जाएंगे कि 2 बार नहीं निकला तो तीसरी बार भी आपका नहीं निकलेगा। और अगर आप कोई इंटरव्यू तक अगर गया हुआ है, कोई रिपीट अगर कर रहा है, या जिसने थोड़ा भी अंदाज़ा लगाया होगा, इंटरव्यू का सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर करता है तो यही होता है, वाई सिविल सर्विसेज, आप एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं, आप इस सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। तो एनीवेज जब भी आप पढ़ाई करेंगे, अगर आपका प्री मेंस क्लियर हो भी गया तो उसके बाद में पहला काम ही आप ये करने वाले हैं कि आप ये पता लगाएंगे कि मेरे को एग्ज़ाम क्यों देना है। तो मैं ये बोलूँगा, आप सबसे पहले पता लगाइए, अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले पता लगाइए कि आपको ये एग्ज़ाम क्यों देना है। जब तक आपके मन में वो क्लियर नहीं है तब तक आप अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे, और अगर आपने पहले क्लियर कर लिया तो आपकी आगे के 2 साल 3 साल बहुत आराम से निकलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको उसके बाद में मेहनत करनी है। अगर मुझे पता है कि ये मेरा रीज़न है, इस रीज़न से मैं काम करना चाहता हूँ, तो मेहनत करने में जोर भी नहीं आता। जिसके मन में खोट होती है, जिसके मन में होता है कि थोड़ा टाइम पास करने के लिए कुछ पता है नहीं, लोग उठ के आ जाते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में ना वो पूरे मन से कर पाते हैं, फिर उनका टाइम भी वेस्ट होता है, उनके पैसे भी वेस्ट होते हैं, उनकी मतलब जो पूरा यूथ है 20 से 25-30 वाला जो फेज है, कितना प्रोडक्टिव फेज होता है, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं, वो आप इस एग्जाम में निकाल देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपको एग्ज़ाम क्यों देना है। आपका कोई भी रीज़न हो सकता है, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अंदर खुद बैठिए, सोचिए। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरे जो एग्ज़ाम की प्रोसेस है उसके अंदर होते हैं अप्स डाउन्स आते हैं सबके, वो लगता है कि यार मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, ये क्यों कर रहा हूँ, या मेरे साथ में कॉलेज में दोस्त था, ये तो देखो यहाँ पहुँच गया, मैं यहीं पर एक इधर ये किताब के अंदर लगा हूँ। ऐसे एग्ज़ाम में जिसका कुछ अता पता ही नहीं है कि भाई प्री क्लियर होगा, नहीं हुआ तो मेंस क्लियर होगा, हुआ तो पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। उस वक्त अगर आप बस अपनी आंख बंद करके एक बार सोच लेंगे कि आपने सबसे पहला काम जो करा था, आपने जब सोचा था कि मेरे को एग्जाम क्यों देना है, जैसे ही आपने वो चीज़ सोची, आप सारी नेगेटिव चीज़ें भुला जाएंगे, आप सीधे पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाएंगे। बहुत लोगों को होता है कि सर नेगेटिव चीज़ें बहुत आती है माइंड के अंदर, तो डर बहुत लगता है, ये पॉजिटिव अप्रोच बनी नहीं पा रही है। वो पॉजिटिव अप्रोच बनाने के लिए वो सबसे पहले रीज़न सोचिए कि आप ये क्यों आए हैं। आपको अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, उनको आपको सारी जिंदगी की सुख सुविधा प्रोवाइड करनी है, तो वो इंटेंशन से आप करिए। पर वो चीज़ जो आपके खुद की पर्सनल है, जो आपका खुद का रीज़न है, वो रीज़न ही आपको इस एग्ज़ाम की जो सारे अप्स और डाउन्स हैं, सारे उतार चढ़ाव से, वही आपको आगे निकाल के लेके जा सकता है। मैं सबसे ज़्यादा इस पर इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जोर इस पर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके आगे की चीज़ें अगर मैं बताऊं तो ये करने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्या है, कितने फेज होते हैं, कितने स्टेज होते हैं, एक स्टेज में कितने नंबर पूछते हैं, वो जुड़ता है नहीं जुड़ता, ये क्वालिफाइंग है, ये इसके मार्क्स जुड़ते हैं, ये सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है।
कब कब होते हैं, कितने टाइम का गैप मिलता है, ये हो गया। तो अब आपको देखना है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है, कि भाई पढ़ना क्या है। आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपको पढ़ना है, अब आपको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है। आपको पॉलिटी आती नहीं है, आपको पॉलिटी से डर लगता है, आपने जाके पढ़ना स्टार्ट कर दिया, महीने भर बाद में आपको पता चल रहा है कि यार इसमें तो पॉलिटी भी पढ़नी है, फिर आप सोचने लग जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि वो चीजें पता होनी चाहिए। उस चीजों को पता होने के लिए यूपीएससी ने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। यूपीएससी ने आपको सिलेबस दे रखा है, यूपीएससी के पिछले साल के सारे क्वेश्चंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप वो क्वेश्चंस देखिए, खुद समझिए, आपको कोई समझाने नहीं आएगा इसके अंदर कि भाई ये देखो इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। आपको खुद को समझना है बैठ के, एक बार में नहीं तो 2 बार 3 बार में समझ में आ जाएगा, पर वो करना है आपको। एग्जाम समझना है, एग्जाम क्या होता है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपर्स हैं, सीनियर्स है, जो भी हैं, रिलेवेंट लोगों को ढूंढिए कि इन्होंने जो करा है वो मुझे समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी पूरी बताने लग जाऊंगा तो हो सकता है केवल 10% लोगों को समझ में आए जो मेरे से रिलेट कर सकते हैं, जो मेरी बातों को समझ सकते हैं कि अच्छा ये इस बैकग्राउंड से आए, इन्होंने ये चीज यहाँ पे इसलिए करी थी, उसके बाद में इसलिए करी थी। अब मैंने जो करा वो सबके ऊपर लागू नहीं होता है। आपको कुछ ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा, आपका ऑप्शनल का हो गया, आपके कॉलेज का हो गया, या आपका कोई दोस्त हो गया जो आपकी बातों को समझ सके, आपको अंदर से जानता हो। अगर मेरे सामने कोई बच्चा आया जो मैथ्स में वीक है और उसका मैं मैथ्स के ऑप्शनल की बढ़ाई कर दूं, ये तो मैथ्स ऑप्शनल ले, तो मैं उसके साथ नाइंसाफी कर रहा हूं, मैं उसका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं उसका करियर खराब कर रहा हूं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो सही इंसान पकड़ना है, वो सही सोर्स पकड़ना है। कोई नहीं मिल रहा तो टीचर्स होते हैं, टीचर से आप पूछिए, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम समझ के आपको बताएंगे। बट सही गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही आपको आगे आपकी मदद कर सकती है। ऐसे आप कहीं और जाके कहीं से नोट्स उठा के पब्लिसिटी के थ्रू किसी की कुछ चीज मिल गई उससे आप पढ़ने लग गए, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको उससे आपका काम निकल जाएगा। तो आप हो सकता है तो देखिए, थोड़ा पढ़िए कि लोगों ने कैसे करा, क्या स्टार्ट करा, कैसे पढ़ना स्टार्ट करा, क्या बुक लिस्ट थी, क्या था, थोड़ा अंदाजा लगाइए। हो सकता है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी उन लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कि ये मेरे काम की चीज नहीं है। बट मैं ये चीज इसलिए करने को बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने उनको पहले कर लिया तो आपके मन में को बैठ गया कि अच्छा ऐसी चीजें आगे जाके हो सकती हैं। होगी नहीं होगी वो अलग बात है, आपको समझ में नहीं आए वो अलग बात है, पर आपके मन में वो चीज बैठ चुकी है। अगर 5-6 महीने के बाद में आपको कुछ हुआ सिमिलर चीज कि समझ में नहीं आ रहा है या डर बैठने लग गया, तो आपको वो ऐसे नहीं लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आप उसमें 3-4-5 दिन लगा नहीं देंगे, आपको सीधे समझ में आ जाएगा अच्छा मैंने ये कहीं पे पढ़ा था, किसी टॉपर ने लिखा था, उनके साथ भी सेम हुआ था, उन्होंने इस चीज को ऐसे 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 हैंडल करा था। आप विद इन 1 डे आप वापस से अपनी नॉर्मल स्टडीज में रिवर्ट कर सकते हैं। इसलिए वो पता होना जरूरी है कि क्या क्या हो सकता है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि खुद के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या ताकत है और क्या आपकी कमजोरी है। जब तक आपको वो नहीं पता है आप इस एग्जाम में वो कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहेंगे, आप ऐसी जगह पे मेहनत करेंगे जिससे आपको कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। अगर आपका हिस्ट्री स्ट्रांग है तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा हिस्ट्री में मेरे नंबर आ सकते हैं, हिस्ट्री समझ में आती है, हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती तो आपको पता है अच्छा इकोनॉमिक्स में मैं थोड़ा वीक हूँ, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे एक्स्ट्रा टाइम डालना पड़ेगा। वो चीज केवल आपको पता है, वो चीज आपके दोस्त को नहीं पता है, वो चीज आपके पेरेंट्स को नहीं पता है, वो चीज आपके टीचर को नहीं पता है। उनको पता तभी चलती है जब आगे से बताते हैं आप। तो इसलिए पता करिए कि क्या आपकी ताकत है, क्या कमजोरी है। वो आपको बहुत आगे जाके सारी स्ट्रैटेजी में वही काम आने वाली है। प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे उसमें वही काम आता है, मेंस में आंसर राइटिंग करनी है वही काम आता है, इंटरव्यू देना है वही काम आता है। जब तक आपको पता नहीं कि आप किसमें स्ट्रांग है तब तक आप उसमें और अच्छे स्ट्रांग कैसे हो सकते। अगर आपको पता नहीं कि ये मेरी कमजोरी है तो आप इसको इंप्रूव कैसे कर सकते। आपको पता चलेगा तभी तो आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, तभी तो आप 1 घंटे की जगह 2 घंटा डालोगे। इसलिए वो पता होना जरूरी है। नेक्स्ट चीज है इसी से आगे जुड़ती है, वो होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या ऑप्शनल ले, कौन सा ऑप्शनल अच्छा है, ये ऑप्शनल अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, यूपीएससी इसमें स्केलिंग कर रहा है या इसमें नंबर कम आ रहे हैं, टॉपर इसमें कम आ रहे हैं, इसके नंबर तो इतने ज्यादा ही हैं। ये सारी साइड की चीजें हैं। उसके पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या चीज समझ में आती है, किस चीज को आप पढ़ सकते हैं। यहीं पे आपकी ताकत और कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं आप। आपको पता है कि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, इसको पढ़ सकता हूं, तो वो आपके ऑप्शनल की पॉसिबिलिटी है। जो आपका सब्जेक्ट ही वीक है, मैं टाइम ही वेस्ट नहीं कर रहा हूं उस ऑप्शन को सोचने के लिए, क्योंकि मुझे ये वाली चीज पता थी, मैंने ये चीज पहले कर रखी थी। मैंने मेरा ऑप्शन विद इन 5 मिनट्स डिसाइड करा था। 5 मिनट मैंने सोचा, उसके बाद में मैंने दिमाग ही नहीं लगा कि मेरे को कोई और ऑप्शन लेना है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो क्लैरिटी थी कि मुझे पता था मेरी मैथ्स स्ट्रांग है, मैं मैथ्स पढ़ सकता हूँ, मुझे मैथ्स पढ़ने में जोर नहीं आएगा।
अगर मैं बोर होऊंगा मैं तभी भी उठा के रात के 12-2 बजे भी कोई उठा के बोले कि ये तुमको ऑप्शनल पढ़ रहा है, मैं पढ़ लूंगा। अगर मैं जीएस से कभी बोर हो गया, वही बार बार जीएस 1 2 3 4 कितनी बार पढ़ेंगे, बोर हो गया तो मैं उसे ब्रेक लेने के लिए मैथ्स पढ़ सकता हूँ। इन सब कारणों से मैंने मैथ्स पसंद करा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आके पूछा कि सर कौन सा ऑप्शन ले। अब मैं नहीं बता सकता, मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ। आप में से भी कोई पूछना चाहेगा तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपको क्या पसंद, वो केवल आपको पता है। हो सकता है कि आप 2-3 सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज हैं, उसमें आप कर सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट पे आइए फाइनल में, एकदम एंड में आप देखिए कि अब इन दोनों में कौन सा डिसाइड करूं। तब आप टीचर्स की मदद ले सकते हैं, तब आप थोड़ा पास्ट ईयर का देख सकते हैं कि क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स आते हैं, वो चीज़ आप तब कर सकते हैं। स्टार्टिंग से ही आप 10 ऑप्शन खोल के बैठ जाएंगे, 10 की एनालिसिस जो बोलते हैं, एनालिसिस करने लग गए कि अच्छा इसमें इतने लोग जाते हैं, इतने सेलेक्ट होते हैं, इतने एवरेज मार्क्स हैं, इतने टॉपर के मार्क्स हैं, तो ये ऑप्शन अच्छा है। ये तो एक्सटर्नल चीज़ है, ये बाहर की चीज़ें आपके तभी काम आएंगी जब आपको खुद को पता है आपको क्या पसंद है। अगर आपको ये काम करना है तो पहले आप वो 2 ऑप्शनल पे आइए कि इन 2 में मैं सोचता हूँ कि मेरे को क्या करना है। वो दोनों 50-50 है, 60-40 है, तब आप सोच रहे हो। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप हफ्ता 10 दिन ऑप्शनल का कोई टॉपिक उठा के पढ़ के देख लीजिए। आपको लगा कि पढ़ सकते हैं तो कंटिन्यू करिए, नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, अब मैं ऑप्शनल पढ़ ही नहीं सकता तो मैं आगे क्यों बढ़ूं। और कोशिश करिए कि कोई भी इजी टॉपिक उठा के पढ़ना स्टार्ट करें। अगर इजी टॉपिक ही मान लीजिए आपको 10 दिन में समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वो ऑप्शनल आपके लायक है ही नहीं। अगर आप इजी टॉपिक नहीं समझ सकते तो हार्ड की तो बात भूल ही जाइए। और कभी ये गलती मत कीजिएगा कि आप हार्ड टॉपिक पहले उठा के पढ़ने लग जाए। हार्ड टॉपिक अगर आप पहले 10 दिन में पढ़ेंगे तो आप डर जाएंगे उस ऑप्शन को लेके कि यार कितना हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा है। हर ऑप्शन में 2 3 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो उनको एक्स्ट्रा 10%, 20%, 30% एफर्ट उसके अंदर डालना पड़ता है। 2 की जगह 4 घंटे डालने पड़ते हैं उन टॉपिक्स के अंदर। तो अगर पहले ही टफ टॉपिक देखेंगे तो आप बायस हो जाएंगे, आपको डर लगने लग जाएगा। आप पहले तो सोचेंगे ये ऑप्शन मेरे लायक नहीं है, और आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए पता होना चाहिए कि क्या बैलेंस चीजें हैं, और इसलिए इजी टॉपिक आप पहले उठा के पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। नहीं हुआ तो आप टीचर से पूछिए, उसके बाद में आप बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। पर पहले, और ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऑप्शन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने मान लीजिए कोई ऑप्शन डिसाइड कर लिया है तो आप उस ऑप्शन से हटेंगे नहीं, आप उस ऑप्शन में पूरी जान डाल देंगे अपनी। अगर आपने 1 महीने पढ़ा, फिर आपका दोस्त आके बोलता है कि अरे क्या पढ़ रहे हो, अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसमें नंबर नहीं आता है, फिर आप खुद डाउट करने लगे कि हाँ यार ये सही बोल रहा है, तो आप वापस से ऑप्शन हट के कुछ और पढ़ने लग जाएंगे। अब आपकी 1 महीने की मेहनत वेस्ट हुई, फिर आपने जो स्पीड पकड़ी थी वो भी गई, आप नया ऑप्शन उठाएंगे, फिर पूरा टाइम वेस्ट। इसलिए जरूरी है कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, आपको उसे स्टिक करना है, उसको कंटिन्यू करना है फॉर सम टाइम, उसको छोड़ना नहीं है। और ये सब स्ट्रेटेजी के लिए, कि ऐसा नहीं कि आज ये कर लेते, कल वो कर लेंगे, परसों ये कर लेते। आप कोशिश करिए कि ये चीज नहीं हो। अगर इस एग्जाम की पूरी 1 साल की मैं स्ट्रेटेजी बताऊं तो इस एग्जाम में कोई ऐसे तैयारी नहीं करता कि चलो मैं प्री की तैयारी कर रहा हूं या मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं। सब कोई इस हिसाब से पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्चुअल चीजें समझे, बेस समझ में आए, बेसिक समझ में आए, उसके बाद में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। जब प्रीलिम्स का टाइम आता है, 2-3 महीने होते हैं, तब सब लोग प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करते हैं कि चलो अब थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो थोड़े इंटेलिजेंट गेसिंग स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ी टेस्ट सीरीज दे देते हैं। वो अब 3 महीने पहले करते हैं। अगर आप केवल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं अभी आपको ये वाली बात बोलता हूं, उसका रीजन भी बताता हूं। मान लीजिए आपने मेंस की तैयारी नहीं करी है, केवल प्रीलिम्स की तैयारी करी है कि प्रीलिम्स छोड़ देंगे, प्रीलिम्स के नंबर कहीं नहीं जुड़ने वाले। अगर 98 कट ऑफ है तो आप 98.05 नंबर पे भी आप प्रीलिम्स कट ऑफ पार करके क्लियर कर जाएंगे प्रीलिम्स। आपने अगर 98 की जगह 198 नंबर लेकर आ गए तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए स्मार्टली आपको प्रीलिम्स को खेलना है। ज्यादा एफर्ट भी डालेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अब सपोज आपने पूरा टाइम प्रीलिम्स में डाल दिया और आपने जून तक केवल प्रीलिम्स की तैयारी करी और आपका प्री क्लियर हो गया। अब आपके पास 3.5-4 महीने का टाइम है मेंस पढ़ने के लिए। अब आप उतने कम टाइम में मेंस पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ेंगे भी तो अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। मान लीजिए 90% चांस है कि आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। कुछ 5-10% लोग एक्सेप्शनल होते हैं, उनका होगा भी तो ऐसे कोई एक्सेप्शनल नंबर नहीं आएंगे कि खुद की पसंद की सर्विस मिल गई। वो होंगे कि बस लिस्ट के अंदर नीचे कहीं पे नाम आ गया, रिजर्व लिस्ट के अंदर आ गए। और सपोज आपने ये दे दिया, अपना मेंस भी एग्जाम दे दिया, 3-4 महीने थोड़ा घास काट के जल्दी जल्दी करके आपने अपना तैयारी कर ली, और अब आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का कि मेंस का रिजल्ट देखते हैं, क्या पता हो जाए। उम्मीद तो लगा रखी है, उम्मीद सबकी लगी रहती है। अब दिसंबर में मान लीजिए रिजल्ट आया और रिजल्ट 90% नेगेटिव ही आना है, और सपोज नेगेटिव आया।
अब आपके पास कितना टाइम बचा है मेंस की तैयारी करने का? आपके पास 1 या 2 महीने है, क्योंकि मार्च से आप फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का डर सबसे ज्यादा होता है लोगों को। फिर आपके पास केवल 2 महीने बचे, आप मेंस के अंदर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप एथिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, आप GS3 नहीं पढ़ पाएंगे, आप GS2 नहीं पढ़ पाएंगे, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे, आप सोसाइटी नहीं पढ़ पाएंगे। 2 महीने में कितना कर लेंगे? फिर आप वापस इसी चक्कर में फंस जाएंगे, फिर प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, फिर मेंस के वो क्लियर होगा, फिर मेंस के लिए पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी, फिर मेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। और मेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑप्शनल। अगर आपको ऑप्शनल हैंडल है तो मेंस बहुत आराम से निकल जाएगा। इसीलिए मैंने बोला सबसे पहले ऑप्शनल खत्म करिए। अगर आप मान लीजिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने जितनी जल्दी अपना ऑप्शनल खत्म कर लिया तो आपने 1750 में से 500 नंबर का सिलेबस खत्म कर दिया है। उसके बाद में आप बाकी चीजें पढ़ सकते हैं। तो मैंने जब मेरी तैयारी स्टार्ट करी, मेरे दोस्त ने बहुत सिंपल सी बात बोली। मेरे दोस्तों ने मेरे को कुछ 5-10 टिप्स दी हैं। वो ऐसी दी कि मैंने उनको बस अब पूरा अच्छे से गांठ बांध ली कि ये तो मैं भूलना ही नहीं है और जो उन्होंने बोला वो तो करके रहना है। उसमें से एक बात बोली कि ऑप्शनल सबसे पहले खत्म कर लो। मैंने वही करा। मैथ्स का ऑप्शनल बहुत हैवी ऑप्शनल है, कम से कम 1.5-2 गुना सिलेबस होगा उसका किसी दूसरे ऑप्शनल के कंपैरिजन में। और आराम से 7-8-9 महीने लगते हैं उसका ऑप्शनल अगर मैं आराम से तैयारी करूं, और वर्सेस कोई और ऑप्शनल तैयारी करूं वो 3-4 महीने में कर सकता हूं। बट मुझे पता था कि मैथ्स मेरा जरूरी है, मैथ्स मुझे खत्म करना है, तो मैंने 4 महीने का गोल रखा कि मैं 4 महीने में मैथ्स खत्म करके रहूं। और मैथ्स मैंने लिया ये सोच के लिए कि ये मेरा एक्स फैक्टर है। ऑप्शनल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल आपका एक्स फैक्टर होने वाला है। ऑप्शनल ही ऐसा एग्जाम है जो आपको अच्छी रैंक दिला सकता है, जो आपको अच्छी सर्विस दिला सकता है, जो अच्छा काटा दिला सकता है। क्योंकि जीएस सबका बराबर होता है, किसी का पॉलिटी अच्छा है, किसी का हिस्ट्री अच्छा है, वो बैलेंस हो जाता है। कोई GS1 में 120 लाया तो GS2 में 80 नंबर लेकर आया है। पर ऑप्शनल ऐसा होता है कि किसी के अगर 250 नंबर है और आपके 300 नंबर आ गए तो आप 50 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं। इसलिए ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर करिए, और ऑप्शनल जितनी जल्दी प्रिपेयर करके रख लेंगे, अगर आपका अक्टूबर तक ऑप्शनल खत्म हो गया, उसके बाद में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में आपको जीएस अपना पढ़ते रहना है, जीएस धीरे धीरे कवर करना है। प्रीलिम्स के लिए आप वैसे भी जीएस पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स के टाइम पे भी अगर आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स आपको मेंस में भी काम में आएंगे ही। प्रीलिम्स का जो पढ़ा है उसमें थोड़ा सी एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, आपके मेंस के नोट्स और मेंस की तैयारी हो जाती है। पर अगर आप ऑप्शनल पढ़ भी रहे हैं तो शुरू में जीएस भी ऐसे नहीं कि पूरा छोड़ दिया। जीएस भी आपको स्टार्ट करना है, जीएस भी आपको देखना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, सिलेबस देखना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी धीरे धीरे चलती रहनी चाहिए। बट जो पहले जो 4 मंथ्स है उसमें मेजोरिटी जो सबसे ज्यादा आप टाइम डालेंगे वो आप ऑप्शनल के अंदर डालेंगे, ऑप्शनल खत्म करेंगे। और ऑप्शनल खत्म हो गया उसके बाद में फिर आप जीएस पे आएंगे। फिर अगले जो 4 महीने हुए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसको भी मैं 2-2 महीने में ब्रेक करता हूँ। ये 2.5 महीने और 1.5 महीने में ब्रेक करता हूँ। अगले 2.5 महीने में क्योंकि आपका ऑप्शन हो चुका है तो आप उसका टाइम पूरा जीएस में डाल सकते हैं। अगर आप पहले दिन के 5 घंटे ऑप्शन में डाल रहे हैं तो आपको 5 घंटे जीएस में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप उसके नोट्स आपने बना रखे हैं, उसके बाद में आप थोड़ा आंसर राइटिंग में स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप थोड़ा अपना ये जो स्टैंडर्ड बुक होती है, एक स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहा हूँ जो सब लोगों ने पढ़ी होती है, ऐसे नहीं कोई कहीं से बुक उठा के लिया है। जो सिंपल बुक होती है वो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उससे समझेंगे और टारगेट बना के सारे सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे कि 10-15 दिन में 10-15 दिन में ज्योग्राफी, 15-20 दिन में पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर हिस्ट्री, सारा ऐसे ऐसे खत्म हो गया। फिर 2.5 महीने निकल जाएंगे तो मैं जनवरी के मिड से फरवरी तक एक बार फिर से बोलूंगा कि आपको ऑप्शनल रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने अक्टूबर में अपना ऑप्शनल खत्म करा है और आप प्रीलिम्स तक अगर ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे हैं तो बीच में आपके कम से कम 8 महीने का इतना गैप आ चुका है कि आपने ऑप्शनल नहीं पढ़ा है, और उतने टाइम में आप काफी चीजें भूल सकते हैं। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम का। इसलिए वो जनवरी से फरवरी वाले टाइम में 40-50 दिन में वापस से बहुत जल्दी जल्दी अपना ऑप्शनल रिवाइज कर लीजिए कि आप सेटिस्फेक्शन मिल गई कि ठीक है मैं प्रीलिम्स के बाद में ऑप्शनल शुरू कर सकता हूँ। प्रीलिम्स अपना ऐसा होना चाहिए कि मतलब प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिस दिन प्रीलिम्स का एग्जाम हो उसके अगले दिन अगर किसी ने आके बोला कि यार चलो मेंस देना है, अगले दिन मेंस का एग्जाम है, तो आपके हाथ पांव फूलने नहीं चाहिए कि अरे क्या बोल दिया, मेरी तो तैयारी नहीं है, मेरा तो ऑप्शनली प्रिपेयर नहीं है, मेरा तो जीएस प्रिपेयर नहीं है। कम से कम 50-60-70% तो अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। इस लेवल का प्रिपरेशन आपका होना चाहिए टिल द टाइम प्रीलिम्स आपके हो रहे हैं। तो आपने ये फरवरी तक अपनी ये चीज कर ली, रिवीजन हो गया एक ऑप्शनल का, उसके पहले जीएस भी स्टार्ट कर दिया था। अब उसके बाद में जो अगले 3 महीने हैं प्रीलिम्स के पहले के, तब आप अच्छे से जीएस अपना कर सकते हैं। तब अच्छे से जीएस करिए, अच्छे से टेस्ट सीरीज करिए, जितनी टेस्ट सीरीज होती है, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं पूरे प्रॉपर अच्छे से घर पे बैठ के या कहीं भी टेस्ट सीरीज में जाके टेस्ट सेंटर पे जाके आपको प्रॉपरली सारे कम से कम 40-50 क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करने पड़ेंगे प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स का अननेसेसरी लोगों ने हवा बना रखा है, डर बिठा रखा है कि प्री क्लियर नहीं होगा, प्री मुश्किल होता जा रहा है।
ये केवल और केवल मेंटेलिटी का गेम है, आपकी सोच का गेम है। अगर आपने खुद को बेवकूफ़ बना लिया कि मैं प्री क्लियर कर सकता हूँ, तो प्री आधा आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप पहले से डर बांध के बैठे हुए हैं तो आप प्री में आती हुई चीज़ें भी गलत करके आएंगे। इसलिए उस वक्त आपको प्री की तैयारी करनी है। पहले से ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो आपको फायदा नहीं होने वाला है। जैसे मैंने मार्क्स का बताया, आप 98 की जगह 198 नंबर भी लेकर आएंगे तो आप कुछ किसी और से 100 नंबर एक्स्ट्रा लाके अच्छी रैंक नहीं ला सकते हैं। इसलिए थोड़ा स्मार्टली आपको प्री को खेलना पड़ेगा। ह्यूमैनिटीज़ वाली साइड में मुझे ये लगता है कि बच्चों को थोड़ा ऑब्जेक्टिव अप्रोच पता नहीं होती है कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। यहाँ पे मुझे एक थोड़ा, अभी जैसे बोलते हैं इंजीनियर्स की नंबर बढ़ता जा रहा है एग्जाम के अंदर, यहाँ पे मुझे लगता है कि प्री में थोड़ा सा फायदा लोगों को हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी इंजीनियर है उसने कभी ना कभी आईआईटी की तैयारी करी होती है, या अगर कोई साइंस में कोई और है तो उसने ऐसे किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करी होती है। तो उनको वो पता होता है कि एग्जाम पेपर बैठ के वो टिक कैसे करते हैं, गोले कैसे भरते हैं, और कैसे आप 2 घंटे में पूरा पेपर मैनेज करते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज वाली साइड से हैं तो आपको वो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको उन लोगों के बराबर आना है, अगर आपको उनकी तरह प्री भी क्लियर करना है, तो वो एक्स्ट्रा आपको 3 महीने में एफर्ट डाल के घर पे बैठ के मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपका ये हो गया, मान लीजिए प्रीलिम्स तक, उसके बाद में आप ज़्यादा सोचिए नहीं कि कितने मार्क्स आएंगे, ये आएगा, वो होगा, होगा नहीं होगा। फालतू की जो कट ऑफ प्रेडिक्शन लोग करते हैं वो सब बकवास होती है। सारे प्रेडिक्शन यूपीएससी के बकवास होते हैं। आप 3-4 दिन का अपना या 1 हफ्ते का ब्रेक लीजिए, फिर वापस से स्टार्ट करिए। अब आपको स्टार्ट क्या करना है, आपको अपनी आंसर राइटिंग अच्छे से और रिफाइन करनी है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए। और 1 महीने जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, आंसर राइटिंग के साथ साथ आपको ऑप्शनल एक बार फिर से रिवाइज करना, क्योंकि आपने प्री दे दिया है। प्री के जस्ट बाद में वापस से जीएस तो नहीं पढ़ेंगे, तो आपके क्या बचा, या तो आपका एथिक्स बचा, या आपका ये ऑप्शनल बचा, या आपका आंसर राइटिंग बचा। तो एथिक्स हो सकता है कि लोग नहीं कर पाए तो आप आंसर राइटिंग और वो कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप एथिक्स भी कर सकते हैं। आपने प्री के 1 महीने बाद तक ये चीज़ कर ली, प्री का रिजल्ट आ गया। अब आपको, आपके पास में, क्योंकि आपने प्री के टाइम पे भी ऐसी प्रिपरेशन करी थी कि आपको जीएस की अच्छी नॉलेज थी, तो आप 10-10 दिन का टारगेट बना के सारे जीएस के पेपर, जीएस 1, 2, 3, 4 सब खत्म कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। 10 नहीं तो 12 दिन लगा के कर सकते हैं। 40 से 50-45 दिन में आपका पूरा रिवीजन खत्म हो सकता है। तो बीच में आप जा जाके टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज का मैं बताऊंगा टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये टेस्ट सीरीज आपने दी, एग्जाम का अगर मान लीजिए 28 सितंबर को हमारा था, तो 30 अगस्त तक, 1 महीने पहले तक टेस्ट सीरीज लिखी। उसके बाद में टेस्ट सीरीज लिखने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि कॉपी चेक नहीं होती है। अगर कोई इतना खास है कि भाई 1 दिन में कॉपी चेक करके दे दे, वो बात अलग है। वरना आप अगर 1 महीने से कम टाइम बचा है, 20 दिन बचे हैं, और आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके कॉपी सबमिट करेंगे तो बहुत कम चांस है कि वो कॉपी आपको चेक करके देने वाले हैं। इसलिए 1 महीने पहले आपने खत्म कर दिया। फिर लास्ट का 1 मंथ है, उसमें केवल और केवल रिविजन करना है। जितना हो सके 4, 5, 7, 10 बार जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको फायदा है। अगर यूपीएससी में जो बोलते हैं सेकंड अटेम्प्ट वालों को फायदा होता है फर्स्ट अटेम्प्ट से, उनका केवल इसीलिए फायदा होता है क्योंकि वो सेम नोट्स को इतनी बार पढ़ चुके होते हैं कि रिवीजन ही उनका 7-10 बार हो चुका है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोग क्योंकि सारी चीजें कवर करने के चक्कर में इधर उधर भागते हैं, वो कभी रिवीजन भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है रिवीजन करना। तो आखिरी 1 महीने में रिवीजन करिए, जाके एग्जाम दीजिए, सोचना नहीं है। तो ये मैंने आपको पूरी एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बता दी है। गाइडेंस केवल उसी की जरूरी इंपॉर्टेंट है जो आप, जिसको आप समझ सके, जो आपके काम की हो। ऐसा नहीं है कि मेरे को कॉपी करके जो मैंने करा है वो करना स्टार्ट कर दिया। अभी जो मैंने ब्रॉड टाइमलाइन बताई है वो मैंने पूरा टाइमलाइन ही बताई कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। उसके अंदर कैसे करना है, उसके अंदर भी सब जने का अलग होता है। अगर आपको लग रहा है कि पॉलिटी में टाइम लग रहा है तो आपको 1 दिन की जगह 2 दिन डालने पड़ेंगे, वो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कोई और लड़का है वो सेम टॉपिक को 1 दिन में खत्म करके किसी और सब्जेक्ट पे मूव हो सकता है, पर आपका क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है तो आपको अपने हिसाब से उसमें एक्स्ट्रा टाइम डालना पड़ेगा। लोगों का मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा वो लोग नोट्स के पीछे भागते हैं। जैसे जितेंद्र सर ने बोला कि बोलते हैं हमारे नोट्स काफी हैं। जो भी बोल रहा है हमारे नोट्स काफी है, वो बाबा बना रहा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो आपको सबसे बड़ा फ्रॉड है। वो आपका एग्जाम नहीं क्लियर होने देना चाहता है, इसलिए बोल रहा है कि हमारे नोट्स काफी हैं। नोट्स किसी के काफी नहीं है, नोट्स मेरे काफी नहीं है। मैं मेरे नोट्स अगर आपको लाके दे दूंगा तो 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नोट्स वही काम के हैं जो आपने खुद से बनाए हैं और खुद से पढ़ के बनाए हैं। वो आप ऑनलाइन बना सकते हैं, वो आप ऑफलाइन बना सकते हैं, वो आप खुद से लिख सकते हैं, खुद से टाइप कर सकते हैं, बट खुद के बनाए हुए नोट्स की सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो खुद ने चीज लिखी होती है वो खुद को ज्यादा याद होती है कि हाँ ये मैंने लिखा था। आप अगर किताब से पढ़ते रहेंगे तो वो आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, पर वो दिमाग में आपके सेट नहीं हो रहा है। आपने लिखा है तो आपका दिमाग एक्टिव लर्निंग कर रहा है, आप लिखते लिखते उसको पढ़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं तो याद भी हो रहा है। इसलिए बोलते हैं लिखना जरूरी है। नोट मेकिंग का मैं बोलूँ तो लोगों को डाउट रहता है कि सर आप ऑनलाइन नोट्स बनाए, ऑफलाइन नोट्स बनाए, जैसे पसंद है वैसे आप नोट्स बनाइए। कभी
उसमें अधर-झूल में नहीं रही कि मैं ये करूं या वो करूं। जैसे आपको सही बैठ रहा है वैसे करना है, कोई सही तरीका नहीं होता है। 10 टॉपर ऐसे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन नोट्स बनाएंगे, 10 ऐसे होंगे जिन्होंने ऑफलाइन नोट्स बनाए होंगे, 10 ऐसे होंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी होंगे, 10 ऐसे होंगे जिन्हें एक एक A4 साइज के पेपर पे नोट्स बना के काम चला होगा, जिससे आपको समझ में आ सकता है, जिसके अंदर आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। सबके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो दिमाग में फिट होती है, कई ऐसी होती है जो याद नहीं होती है। तो जनरली याद नहीं होने वाली चीजें हम नोट्स में लिख देते हैं, क्योंकि जो याद वाली चीजें वो तो लगता है कि हाँ इतने बेसिक्स तो पता है, थोड़ी एक्स्ट्रा वाली चीजें लिखनी है। उस तरीके से नोट्स बनाइए जो आपको लग रहा है कि आपको जरूरत है। उसके अलावा कुछ गलतियां भी मैं बताता हूं जो लोग करते हैं। नोट्स का मैंने बता दिया, नोट्स के पीछे भागते हैं कि ये नोट्स सफिशिएंट है या ये नोट्स काम के हैं, ये नोट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि वो इतनी मोटी किताब छापते हैं, किताब के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन पॉसिबल है वो सब उसके अंदर लिख देंगे कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। फैक्ट्स डाल दिए हैं सारे, उसकी प्रोज कॉन सारे पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ डाल दिया, उसकी समरी भी डाल दी, उसका वे फॉरवर्ड भी डाल दिया। उसके बाद में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूपीएससी में आएगा, तो बोलेंगे कि देखो मेरी किताब में से क्वेश्चन आया है, मतलब मेरी किताब काम की है। अरे आपके लिए पहले उतना पढ़ना ही काम का नहीं है, उसके अंदर से भी हार्डली 10-20% चीजें होंगी जो आपकी काम की होंगी। वो 10-20% चीजें आपको समझनी है कि हाँ ये पढ़ता हूँ। जो लोग भी अगर किसी भी टॉपर के आप नोट्स देखेंगे सब, या कोई भी स्ट्रैटेजी देखेंगे, सबकी डायनामिक होती है। सब किसी ना किसी और सोर्स से, कोई इंटरनेट से या किसी और बुक से या किसी कंपाइलेशन से सब लोग जाके पढ़ते हैं, पर कोई पूरा कभी नहीं पढ़ता है। सब जाके उसमें से वही चीज पढ़ते हैं जो उनको लगता है उनके काम की है, जो उनको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में ये कमी रह चुकी है। उसके पहले क्या काम का है? उसके पहले काम की है एनसीईआरटी, उसके पहले काम का है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, उसके पहले के काम का है एक स्टैंडर्ड बुक जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई या हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम हो गई, ये बुक काम की है। अगर ये हो गई तो उसके बाद मैं किसी और नोट्स पे जाता हूँ कि अच्छा ये कमी रह गई, ये क्वेश्चन कहीं से आया था, ये नहीं आता है, तो अब इनको मैं नोट से पढ़ लेता हूँ। पर आप सीधे शॉर्टकट के लिए जाएंगे तो वो आपको कहीं लेके नहीं जाने वाले हैं, आपका टाइम वेस्ट करवाने वाले हैं। और आप वो कम से कम आप 100 चीजें पढ़ेंगे, आपको याद भी नहीं होंगी। उन 100 में से एक चीज आ गई तो वो तो क्लेम कर देंगे कि हमारे नोट से सब आ चुका है, बट आपने 100 में से आपको कुछ याद ही नहीं है। आप 100 में से आपको 99 चीज याद रहेगी, एक चीज भूल गए और एक चीज वही भूले जो उनके नोट्स में थी, तो आपको क्या फायदा हुआ? आपने कितना टाइम डाल के वो नोट्स पढ़े? ये साथ में जो सोर्स होते हैं, बुक लिस्ट का मैं बताता हूँ। बुक लिस्ट मैं मेरी शेयर करूंगा तो उसका इतना कुछ फायदा नहीं है, सबकी अलग अलग बुक लिस्ट होती है, बट मैं कुछ कॉमन चीजें आपको बताता हूँ। मैंने जो अप्रोच अपनाई थी, मैंने 3-4 टॉपर्स की बुक लिस्ट निकाली, उसकी टेबल बनाई, देखा कि ये मिनिमम सबने पढ़ा है। अगर पॉलिटी की बात करूं तो एक ने लक्ष्मीकांत डीडी बासु पढ़ी है, एक ने केवल लक्ष्मीकांत पढ़ी है, एक ने केवल लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी और कुछ पढ़ा है। तो सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन है लक्ष्मीकांत, मतलब ये तो सभी पढ़ते हैं। तो ये बुक मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में अगर टाइम मिलेगा, उसके बाद में लगेगा तो मैं एक्स्ट्रा बुक पे जाऊंगा, वरना जो बेसिक मिनिमम है उतना तो पढ़ लूं। अब आप जाके किसी टॉपर की बुक लिस्ट देखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे कि भाई मैंने पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी भी पढ़ी, पॉलिटी के लिए मैंने नोट्स क्लास नोट्स भी पढ़े, उसके बाद में कोचिंग की बुक भी पढ़ी, उसके बाद में मैंने डीडी बासु भी पढ़ी, उसके बाद में लक्ष्मीकांत भी पढ़ी। अब उसने 5 बुक्स लिख के दे दी हैं। अब आपको ये नहीं पता है कि वो जो टॉपर की आप नोट देख रहे हैं बुक लिस्ट, उसने कितने अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करा है। आप ये जाके देखिए, जो मैंने बोला रिलेवेंट लोग होने चाहिए कि किसकी गाइडेंस काम की है। आपको पता होना चाहिए कि जिस पर्सन की आप बुक लिस्ट देख रहे हैं उसने कितने अटेम्प्ट लगाए। अगर पहला अटेम्प्ट होगा उसका, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ पहले अटेम्प्ट में रेयरली कोई जना इतनी सारी किताबें एक सब्जेक्ट की पढ़ सकता है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीजें कवर करने को। उन्होंने स्टार्टिंग में केवल एनसीईआरटी 1 या 2 चीजें पढ़ी होंगी, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरे अटेम्प्ट में एक बुक ऐड कर ली, फिर नहीं हुआ तो फिर एक बुक ऐड कर ली। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई जाके 5-10 बुक नहीं पढ़ता है, तो वो थोड़ा स्मार्टली सोचिए, खुद दिमाग लगाइए, कुछ थोड़ा समझिए। कोई आपको आके वो स्पून फीड नहीं कर रहा है कि लो ये सारी बुकें पढ़ लो, उसमें भी क्या काम का है वो आपको खुद को समझ के पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरी बुक लिस्ट भी मैंने ऑनलाइन कहीं पे डाली हुई है, आपको चाहे तो आप देख सकते हैं, पर वो काम की नहीं है, जहां से एक तो मीडियम का भी डिफरेंस आ जाएगा। बट मैं जो बुक लिस्ट का जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने आपको बता दी कि बुक लिस्ट भी आपको स्मार्टली पढ़नी है। ना मैं फर्स्ट टॉपर हूँ जो ये चीज बोल रहे हैं, तो ना मैं लास्ट टॉपर होने वाला हूँ। पिछले साल भी जो थे उन्होंने ये चीज बोली थी, अनुदीप सर थे, उन्होंने सेम बोला। नेक्स्ट ईयर जो भी टॉपर आएगा वो भी सेम चीज बोलेगा। अगर सब कोई बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज है, तभी सब लोग इस पर इतना फोकस करते हैं। इसलिए कम बुक्स पढ़िए, पर उनको बार बार पढ़िए, उनसे समझिए, उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, बेसिक कंसेप्ट पढ़िए, तब जाके आप कोई भी प्रीलिम्स हो, आप मेंस हो, उनके आंसर कर सकते हैं। आप उनके पीछे मत भागिए कि इस बुक में से 10 सवाल पूछे तो ये बुक पढ़ लेता हूँ। काफी ऑनलाइन वीडियो आते हैं कि 10 अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन विद यूपीएससी कैन आस्क। अरे भाई अनप्रेडिक्टेबल है तो आप हाउ कैन यू से कि वो आस्क कर सकते हैं? जब वो चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, आप कैसे एडवांस में बता लोगे कि 10 चीजें पूछेंगे? सबसे बड़े फ्रॉड वीडियो होते हैं वो, उनसे बचना है। जो जितेंद्र सर ने बोला कि भाई डाल दिया कि वाह गुरुजी वाह लोग लिखते हैं, सबसे बड़े बेवकूफ लोग होते हैं वो। कोई आपको आके ऐसे लिख के नहीं देगा कि ये 10 चीजें हैं पढ़ लो, आपके क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। या जो ट्रेंड एनालिसिस होती है कि हमारे ट्रेंड के हिसाब से ये चीजें पूछी गई तो बाकी ये पूछेंगे। ट्रेंड कुछ नहीं होता है। ट्रेंड एनालिसिस करने वाले लोगों के पास कुछ काम धाम नहीं है, कट ऑफ प्रेडिक्शन करने वाले लोगों के पास कुछ काम धाम नहीं है। वो बस
इमोशंस पे खेलते हैं एस्पिरेंट्स की। आप जैसे भोले वाले लोग होते हैं बहुत सारे, जिनको पता नहीं होता है, वो उनकी झांसों में आके चले जाते हैं, उनका फायदा हो जाता है। अगर उनकी 1 लाख की फीस है, उनके 10 स्टूडेंट भी आ गए तो उनका 10 लाख का काम हो गया, और उनका एफर्ट जाएगा, उनका 1 या 2 लाख का जाएगा, उनका पैसा बन के वो निकल चुके हैं। अब आप यहाँ पे पछता रहे हैं पीछे। इसलिए जरूरी है इन सारी चीजों को ध्यान में रखना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का बता देता हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे आते हैं, लोग उनको फॉलो करते रहते हैं कि यहाँ से ये पढ़ता हूँ, वहां से वो पढ़ता हूँ, इधर से ये पढ़ता हूँ। पढ़िए बट स्मार्टली पढ़िए, जो आपके काम की चीज है वो पढ़िए। अगर 10 वेबसाइट को यूज करते हैं तो 10 की 10 वेबसाइट को पूरी फॉलो नहीं करता है कि उनके उस पर जाके आंसर राइटिंग करी, उसके जाके कुछ उन्होंने करंट अफेयर्स भी पढ़ा, उसके ऊपर जाके उन्होंने क्विज भी दिए, उसके ऊपर जाके उन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली। सब जने जाएंगे, एक वेबसाइट खोलेंगे या गूगल कर लेंगे XYZ टॉपिक, उसके आगे यूपीएससी लगा दिया, गूगल के रिजल्ट आ गए, उस रिजल्ट के अंदर जाके उस वेबसाइट को खोल के जो काम की चीज थी वो पढ़ के आगे निकल लिया। ये स्मार्टली आपको चीज करनी है। ये एग्जाम केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट का है और आपकी स्टडी मैनेजमेंट का है। अकॉर्डिंगली आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज आपको करनी है। अगर आपने ये चीज खुद से कर ली तो फिर आपको किसी और गाइडेंस की जरूरत नहीं है। कोचिंग में जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो आपको थोड़ा इधर उधर की चीजें बता देंगे। अगर आप कहीं मिसगाइड हो रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं तो वो बता देंगे, बाकी पूरी चीज आपको करनी है। एक मैं परफेक्शन की बात बताऊं कि लोग परफेक्शन के लिए बहुत करते हैं कि मैं सब कुछ परफेक्टली करूं। अगर मैं नोट्स बनाऊंगा तो मैं परफेक्ट नोट्स बनाऊंगा कि सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद में ऐसे नोट्स बनाऊंगा कि मैं उसको तीसरे अटेम्प्ट में भी पढ़ूंगा तो नोट्स काफी हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, परफेक्शन कभी नहीं आता है। सबसे बड़ा जो ये छलावा है इसका यूपीएससी का, वो यही है कि परफेक्शन से आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने भी बहुत टाइम मेरे नोट्स बनाने डिले करे कि यार मैं ये पढ़ के फिर नोट्स बनाऊंगा। मेरे दोस्त ने बोला अरे आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सीधे नोट्स बनाना स्टार्ट तो करो। फिर मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट करे, 1 महीना नोट्स बनाया, लगा कि अच्छा ये कुछ गलतियां कर रहा था, तो अगली बार जब नोट्स बनाना स्टार्ट करा तो वो गलतियों को सही करके फिर खुद से नोट्स बनाए। वो मैं गलतियां करता रहा, उन गलतियों से सीखता रहा और आगे बढ़ता रहा। मैंने वेट नहीं करा कि यार मैं एकदम सब कुछ सीख जाऊंगा। और एक आंसर राइटिंग की भी होती है। सब लोगों को डर रहता है कि आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है, कब लिखनी है, कहाँ से लिखनी है। अब उसमें भी लोग वेट करते हैं कि मैं पहले पढ़ लेता हूँ, सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूंगा। यूपीएससी का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। जो बोलता है यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो गया, आई डोंट नो वो कैसे बोल रहा है कि उन्होंने 3 किताबें रख रखी है, वो बोली कि 3 किताब हो गई मतलब सिलेबस हो गया। वो चौथी किताब में से क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर भी आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आंसर राइटिंग आपको इस तरीके से करनी है कि पढ़ लिया, जाके आप आंसर लिखिए जितना हो सके। अगर आप गंदा आंसर लिखेंगे आपको पता चल जाएगा मैंने गंदा आंसर लिखा है। अगर किसी ने आपको फीडबैक दिया कि 10 में से 1 नंबर मिलेंगे तो उससे हताश नहीं होना है कि मेरे को कुछ नहीं आता है। उससे आपको सीखना है कि मेरे 1 नंबर आए तो अगली बार मैं 2 नंबर लाने की कोशिश करूंगा। वो एक बार आप गंदा लिखेंगे, गलत लिखेंगे, उसके बाद में चौथी बार अपने आप सही होकर आप आंसर लिखने लगेंगे। वो परफेक्शन धीरे धीरे ही आता है, वो प्रैक्टिस करके ही आता है। सीधे आप एक बार सोच के सीधे विराट कोहली अगर जाके 100 मार रहा है तो उसके पहले नेट्स पे वो उतनी बार प्रैक्टिस करता है। वो बहुत आउटसाइड एज मिस करता है, उसके बाद में जाके वो कवर ड्राइव मारता है। ऐसा नहीं है कि वो भिड़ते ही कुछ नहीं कर रहा है, सो रहा है, अगले दिन सुबह उठ के टेस्ट मैच में जाके 100 मार के आ गया। वो भी उतना प्रैक्टिस करता है, वो भी उतना कोशिश करता है कि मैं अपना परफेक्शन ला सकूं। प्लानिंग वाला मैंने बता दिया कि लोग एक मैं बता देता हूँ। हाँ, प्लानिंग का लोगों का टाइम टेबल का बहुत होता है, कितने घंटे पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब प्लानिंग का पार्ट होता है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने भी बोला आपको स्टडी मैनेजमेंट करना है। प्लानिंग का में गलती लोग तब करते हैं जब वो बहुत जरूरत से ज्यादा प्लानिंग करने लगते हैं कि आज सुबह उठ के टाइम टेबल बनाया कि मैं 7 से 8 ये करूंगा, 8 से 9 ये करूंगा, 9 से 11 ये करूंगा, 11 से 12 ये करूंगा, 12 से 1 मैं सोऊंगा, फिर ये करूंगा। वो आप पूरा प्लान बनाते हैं, 2-3-4 घंटे लगाते हैं, फिर आपसे वो प्लान फॉलो नहीं हो पाता। आप इतना स्ट्रिक्ट प्लान बनाते हैं, उसके बाद में हफ्ते भर के बाद में आप हताश हो जाते हैं कि यार मैंने प्लान बनाया, मेरे से फॉलो ही नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। फिर आप 1-2 दिन थोड़ा उदास रहेंगे, तीसरे दिन आप वापस से करेंगे, चलो मंडे से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सैटरडे संडे रिलैक्स कर लिया, 2 दिन और निकाल दिए, फिर 3 घंटे बैठ के फिर से टाइम टेबल बनाया। अगले हफ्ते सेम चीज हुई, उसके अगले हफ्ते सेम चीज हुई। जरूरत से ज्यादा ये चीज करना भी आपको घातक हो सकता है। आपको परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट टाइम टेबल भी नहीं की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अगर प्लानिंग करनी है तो आप टॉपिक लेके चलो कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक मैं इतने दिन में खत्म करूंगा। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करने की, मैं कैसे भी करूँ। अब मैं दिन में 8 घंटे पढ़ में करूँ, दिन में 10 घंटे पढ़ के करूँ, दिन में 5 घंटे पढ़ूँ, दिन में 15 घंटे पढ़ूँ। वो आपको पता है कि मुझे ये टॉपिक कितने दिन टाइम में खत्म करना है, तो अब मैं खत्म करूंगा। पर एक बार वो डिसाइड कर लिया तो फिर आपको उस पर स्टिक करना है, उससे आपको हटना नहीं है। कई बार लोग जो टारगेट भी बनाते हैं ऐसे बनाते हैं कि यार इसको तो मैं 1 दिन में खत्म कर दूंगा, बल्कि वो टॉपिक इतना बड़ा है। लक्ष्मीकांत को लोग बोलेंगे 2 दिन में लक्ष्मीकांत खत्म कर देंगे। अरे आप नहीं कर सकते, सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको 3 घंटे से ज्यादा 1 दिन के अंदर। तो वो आपको जो टाइमलाइन है, जो टारगेट बनाना है, वो भी उसी हिसाब से बनाना है कि
चलो मैं 2 दिन में पढ़ूंगा, 2 दिन ही तो चलो 3 दिन में पढ़ूंगा। आपका 2 दिन में खत्म हो सकता है, पर आपने 3 दिन का टारगेट रख दिया कि अगर मान लो कुछ कहीं कुछ काम आ गया, जरूरी काम आ गया, कोई कहीं कुछ छूट गया, तो मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा है, बफर रखा हुआ है मैंने, मैं बफर वाले दिन पे जाके एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा तो मेरा कवर हो जाएगा। मान लीजिए आपने 2 दिन में खत्म कर लिया, आपके साथ कुछ ऐसा काम नहीं आया, तो अब आपके पास या तो तीसरा दिन फ्री है या आप तीसरे दिन में कुछ और पढ़ सकते, पर आप कभी उससे निराश नहीं होंगे कि यार मैंने मेरा टाइमलाइन बनाया था, मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया। इसलिए रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए कि मेरे को कितना टाइम लगेगा ये सब्जेक्ट पता होने में। इसलिए सबसे पहले जो चीज बोली, पता होना चाहिए कि आपकी कितनी क्षमता है, आप इस चीज को कितनी जल्दी पढ़ सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स आती है तो मैं उसको 1 घंटे में पढ़ लूंगा, पॉलिटी आती है उसको 10 घंटे में पढ़ूंगा, पॉलिटी नहीं आती तो उसको 10 घंटे में पढ़ूंगा। ट्रेंड एनालिसिस का मैंने आप सबको बता दिया है कि ट्रेंड एनालिसिस सबसे बड़ा फ्रॉड होता है, मत पढ़िए उसके अंदर। अगर लोग बोलते हैं कि भाई पिछले 5 साल से अगर 20-20, 25-25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछ रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपीएससी चाहे तो 30 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछ लेगा। जो लोग करते हैं कि सर लास्ट 2 साल से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। आप अगर ये गलती करेंगे तो आप फंस जाएंगे अगर प्रीलिम्स के अंदर उन्होंने कुछ और पूछ डाला। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई कुछ भी चीज हो मैं मेरा बेस्ट देकर आऊंगा। मैं कभी उससे नहीं होऊंगा, सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होऊंगा कि जो भी सिचुएशन है मैं उसके हिसाब से ही, अगर मेरी फायदे की सिचुएशन आई तब तो मैं अच्छा कर लिया, नहीं आई तो बोलेंगे अरे यार ये पढ़ाई नहीं करी थी, अगली बार कर लेंगे। आपकी पढ़ाई इतनी होनी चाहिए कि कुछ भी पूछ ले, वो पॉलिटी के 15 क्वेश्चन पूछे 50 क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर करने आने चाहिए। अगर पॉलिटी के 50 टफ भी पूछे तो वो सबके लिए टफ होंगे, इसमें डरने की बात नहीं है कि यार मेरे को पॉलिटी नहीं आती, 50 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे। आपकी प्रिपरेशन, जो मैंने ताकत और कमजोरी की बात करी, ताकत आप कितनी स्ट्रांग कर लीजिए कि अगर उसके अगर 50 क्वेश्चन पूछे तो आप उसमें से 45 सही करके आएंगे, 90% से ऊपर एक्यूरेसी रखें। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है वो सब्जेक्ट में आप कोशिश करिए कि कम से कम गलती हो। अगर उसमें 15 क्वेश्चन आए तो मैं ऐसे नहीं कि मैं 15 में से 10 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 10 में से 2 सही हो रहे हैं, 8 गलत हो रहे हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं भले 15 में से मैं 5 अटेम्प्ट करूंगा पर 5 के 5 सही करूंगा, तुक्केबाजी नहीं करूंगा। तुक्केबाजी आपने प्रीलिम्स में करनी स्टार्ट कर दी तो आप वहीं फंस जाएंगे और वहीं आपका स्कोर नीचे चले जाएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी तैयारी उस लेवल की कीजिए कि आपको बाहर की एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। आप अपने आप में सफिशिएंट हैं, आप अपने आप में इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है कि मैं जाके कुछ भी पूछा मैं उसको आंसर करके आ जाऊंगा, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा, पेपर के हिसाब से कट ऑफ आ जाएगा, उसके हिसाब से मेरी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अपनी मेहनत उस हिसाब से करनी है। अब एक जो रिसोर्स की वाली बात बोली थी, ये पता नहीं सबको समझ में आएगा नहीं आएगा। रिसोर्स और कंपटीशन की मैं बात बताता हूँ कि कंपटीशन कब अच्छा होता है। कंपटीशन किसी से compete करना अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब टीम्स में जनरली बोलते हैं कि यार हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छा है। इंडिया की टीम को क्यों अच्छा बताते थे कि इंडिया में इतने सारे बैट्समैन हैं कि भाई वर्ल्ड कप की बेस्ट बैटिंग टीम इंडिया की होने वाली है। फिर भी 4 साल हो गए इंडिया की टीम को, अगर कोई अच्छे से फॉलो करता है उनको पता होगा कि नंबर 4 पे अच्छा बैट्समैन नहीं था, इसलिए इंडिया को थोड़ी दिक्कत हुई वर्ल्ड कप में, और वो वन ऑफ द रीजन थे कि इंडिया नहीं जीत पाई वर्ल्ड कप। अब इतने सारे ऑप्शन होते हुए भी क्या दिक्कत आई कि 4 नंबर का बैट्समैन नहीं मिला। मुझे जितना समझ में आता है उसका रीजन ये है कि सबके ऊपर वो प्रेशर था। वो हेल्दी कंपटीशन होने की जगह सब अपनी उसके लिए खेलने लगते थे कि सब अपनी जान बचाते थे कि मैं 30-40 रन बना देता हूं, मेरी टीम में जगह पक्की हो जाएगी। जब ये माइंडसेट से वो होता है, उन्होंने उस कंपटीशन को उल्टा लिया। सेम आप अगर 5 दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं, अगर आप उनका हेल्दी कंपटीशन ले रहे हैं कि चलो उसके 20 नंबर आए तो मैं 21 लाके दिखाऊंगा, पर अगर आप डर के बैठे हैं कि यार नहीं उसके 20 आ गए मेरे कितने आएंगे, तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। आई एम होपिंग आपको ये वाली बात थोड़ी समझ में आई होगी। सेम अगर मैं रिसोर्स वाली बात बताऊं कि कितनी बुक पढ़नी चाहिए, सेम बुक्स पे वो करना चाहिए। इंडिया की टीम थी, इंडिया की टीम में इतने सारे प्लेयर्स ट्राई हुए हैं, वर्ल्ड कप में भी इतने सारे प्लेयर खेले हैं, 15, 16, 17 आई थिंक इंजरी के बाद में प्लेयर आते थे वो खेलते थे। इंग्लैंड की टीम में 15 प्लेयर थे, 15 में से 2 को तो पूरे वर्ल्ड कप ही नहीं खिलाया, केवल 13 प्लेयर्स में उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप निकाल दिया। उनकी वो लिमिटेड टीम के अंदर ही उन्होंने पूरा काम निकाल दिया, पर वो लिमिटेड टीम ही इतनी अच्छी थी कि उससे उनका काम निकल गया। उन सबको पता था कि ये प्लेयर यहाँ पे इस काम का है, ये इस काम का है, इस काम का है। सिमिलरली आपकी बुक्स हैं, लिमिटेड बुक्स हैं, ये बुक इस काम की, इस काम की, इस काम की है, उसके आगे आपको 14वीं 15वीं बुक की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज भी बहुत बार घाटा कर सकते हैं। इंडिया के साथ जो नंबर 4 पे हुआ वो ये वाली चीज थी। अगर आप लिंक कर पा रहे हैं तो आई होप आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर आया हूँ तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। जितेंद्र सर ने बताया था कि यहाँ पे हिंदी मीडियम का बहुत है और इलाहाबाद का बहुत पहले सेंटर भी हुआ करता था दिल्ली से पहले। तो जब मुझे पता चला तो काफ़ी खुशी भी हुई कि चलो ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बीच में जाके मुझे थोड़ा बोलने का मौका मिल रहा है, उनको इंस्पायर करने का मौका मिल रहा है। और सबसे पहले मैं
ये बताना चाहूंगा आपको कि प्लीज मीडियम देख के किसी से तुलना मत कीजिए, किसी से डरिए मत कि मेरा ये मीडियम है तो मैं इस मीडियम से सेलेक्ट नहीं हो सकता हूँ। आज से 5-10 साल पहले भी तो हिंदी मीडियम के बच्चे कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि किताबें खराब हो गई हैं या यूपीसी ने कुछ और पूछना स्टार्ट कर दिया है। सिलेबस सेम है, यूपीएससी सेम है, आपकी बुक सेम है, बस आपको पढ़ना है, आपको आंसर लिखना आना चाहिए। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो मीडियम का फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। मेरा भी मैं बताऊं तो 6 क्लास के अंदर 5th तक मैं केंद्रीय विद्यालय में था, हिंदी मीडियम था। 6 के अंदर मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिफ्ट हुआ था। पहले मेरे को भी डर लगता था कि यार मैं कहाँ आ गया, पर मैंने मेहनत करी, मैंने कम्पीट करने की कोशिश करी कि इन लोगों से मेरे को अपना इंफीरियर नहीं समझना है कि ये मेरे से सुपीरियर लोग हैं, इनको मेरे से ज़्यादा आता है, ये अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। अब मुझे नहीं आती है तो नहीं आते, मैं सीख के कर लूंगा, पर मैंने उतनी मेहनत करी। आप लोग भी किसी से वो डरिए मत। जो भी आपको आके बोल रहा है कि आप हिंदी मीडियम से आप क्लियर नहीं कर सकते, उस इंसान से अगले दिन बात करना बंद कर दीजिए। अगले दिन क्या, उसी वक्त से बात करना बंद कर दीजिए। ऐसे लोग जो हैं कि डरा देते हैं, धमका देते हैं, नेगेटिव चीजें फैलाते हैं, ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स को, ऐसे नेगेटिव चीजों को, भले ही वो दोस्त हो, भले ही वो फालतू की किताब हो, भले ही कोई मान लो आप स्पोर्ट्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या किसी और चीज में सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी सारी नेगेटिव चीजों को आपके अपनी लाइफ से दूर करना है। 2 साल 3 साल के लिए, उसके बाद में जितना करना है आप कर लीजिए। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वही लोग जो आपको नेगेटिव बोल रहा है उस दिन आके पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर देगा। तब तक आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ना है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है कि उसने ये बोल दिया तो मेरे से नहीं होगा, या उसने बोल दिया इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर जाओ तो कर जाता हूं। फिर कई लोग मीडियम चेंज करने की गलती करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपको आता है तभी करिए, किसी के बोलने पे मत कीजिए कि मीडियम चेंज कर जाओ, क्योंकि डिफिकल्ट होता है, चैलेंजेस होते हैं। मैंने भी एक बार मीडियम चेंज करा था, उतनी जल्दी नहीं होता है। और जिस तरह का एग्जाम है, कम अटेम्प्ट्स हैं, आपका टाइम पीरियड भी कम होता है, आपका बहुत साल, आपके बहुत पैसा भी जाता है, तो आपको जरूरी है कि आपके रिजल्ट भी जल्दी आने चाहिए। अगर आप अपने मीडियम में कॉन्फिडेंट है, उसी मीडियम में तैयारी कीजिए, सोचिए मत ज्यादा। फिर मीडियम की दिक्कत है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये मुझे भी पता है, सबको पता है, तो अब आपको उसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। वो थोड़े आपके ऊपर चैलेंजेस है। लाइफ इज नॉट इजी, लाइफ इज नॉट, क्या बोलते हैं, सबके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है कि उसके साथ अच्छा हो रहा है तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। सबके साथ अलग अलग चीजें होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कैसे लड़के आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो 1 घंटे में सब्जेक्ट खत्म कर रहा है तो आप 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़िए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, बट कोशिश कीजिए। सर से मेरी बात हो रही थी, जितेंद्र सर से, उन्होंने बताया कि जब वो भी पढ़ाते थे या पढ़ते थे कॉलेज वगैरह में, उनको भी कई बार लगता था कि मैं पीछे छूट रहा हूँ, तो वो इंग्लिश मीडियम की किताब लाके एक्स्ट्रा टाइम डाल के उन किताबों को खुद से ट्रांसलेट कर करके पढ़ते थे, पर पढ़ते थे। उन्होंने कभी मीडियम को अपना लिमिट बनाने की कोशिश नहीं करी कि ये मीडियम के कारण मैं बाकी लोगों से compete नहीं कर सकता या उनसे पिछड़ा हुआ हूँ। उन्होंने हिंदी मीडियम के होते हुए अपने कॉलेज के अंदर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में टॉप भी करा। काफी लोग जैसे होते हैं स्पेशली एबल्ड होते हैं, उन लोगों को दिक्कत होती है, उन लोगों को भी आप देखिए कि मतलब उनके पास मेरे को एक कैंडिडेट मिला था, उनकी कुछ 600-700 रैंक आई है, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने कहीं लाइब्रेरी से बोला कि प्लीज किताबें ब्रेल में ट्रांसलेट करके दे दीजिए। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, वो 7-8-9-10 महीने निकल के उनको बुक्स ही नहीं मिली, पर उन्होंने उसके कारण रुके नहीं। वो इंटरनेट पे जाके खुद से कहीं से जुगाड़ कर करके पढ़ते थे, पर पढ़ना उन्होंने छोड़ा नहीं, और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, आई थिंक सेकंड अटेम्प्ट में 600 रैंक भी लेकर आए वो। तो ऐसा नहीं है, जब वो इंसान इतनी सारी चैलेंजेस कठिनाइयों में होते हुए भी कर सकता है, तो आप तो पूरे सक्षम है, आपको तो यहाँ पे पूरी गाइडेंस मिल रही है, आपके पास तो रिजल्ट, मतलब पहले रिजल्ट आते भी थे, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है। वो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पूरा गेम कंटेंट मैनेज करने का है कि आपको कहाँ से क्या चीज पढ़नी है। अगर आप वो समझ गए, आप किसी भी मीडियम से हो, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी और से तुलना करने की। जो भी चीज नेगेटिव हो, आपको भटका रही है, उन चीज को दूर कर दीजिए, भले वो दोस्त हो, भले वो कोई भी एक्टिविटी हो, भले वो कोई भी किताब हो। आपको केवल उन चीजों पे ध्यान देना है जो आपको पॉजिटिव बनाए, जो आपको पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करे, जिनको पढ़ के आपको अच्छा लगता हो, जिनसे बात करके अच्छा लगता हो। लोग बोलते हैं कि फैमिली से बात करो, क्यों करते हैं? क्योंकि फैमिली वाले हमेशा अच्छी बातें करते हैं, वो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ एग्जाम के टाइम पे कि मेरे को 1-2 बार रोना पड़ गया कि यार मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को सब कुछ आता है पर मैं आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ। तब मेरे घर वालों ने आके मेरे को मोटिवेट करा। और कोई होता तो वो हो सकता था कि अरे ये तो दिक्कत होती है, सबके साथ में होती है, इस बार नहीं तो तेरा अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, वो मेरे को नेगेटिव कर सकता था। बल्कि मेरे घर वालों ने आके मेरे को पॉजिटिव करा। इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ से घिरा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 10 जनों का ग्रुप मत बनाइए, 1-2-3 जो खास दोस्त है, जो आपको समझते हैं, जो उनको पता है कि पर आप एक दूसरे का भला चाहते हैं। एक तो जो अपने टारगेट्स होते हैं ना, वो अपने टारगेट्स अपने पास में रखिए। अगर आप लोगों को अपना बताने लग जाएंगे कि मैं तो ये कर रहा हूँ, लोग पकड़ पकड़ के नीचे गिराएंगे। लोगों को बहुत वो होती है, दिक्कत होती है कि ये सक्सीड कैसे कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे। वो आपको पकड़ पकड़ के डिमोटिवेट करेंगे। जो आपको बोल रहा है कि भाई हिंदी मीडियम
कि अगर आप हो तो आप टॉप नहीं कर सकते, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, वो केवल आपको गिराना चाहता है। तो दूर करो, बोला कि मैं हिंदी मीडियम को टॉपर बन के अगले साल मिसाल बन के सबके सामने आऊंगा, उस इंटेंशन करिए। पर ये भी तो बोलिए मत, अंदर सोचिए, अंदर आप ये चीज कल्टीवेट करिए अपने कि मैं हिंदी मीडियम का होके अगली बार टॉपर बनूंगा, लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए करेंगे, इलाहाबाद के अंदर से टॉपर निकलेगा। अभी मैंने पहले अप्रैल में टॉक दी थी, वहां पे एक लड़की खड़ी होकर पूछने लगी, उसने बहुत ही ज्यादा वो एग्रेसिवली बोली थी कि सर हिंदी मीडियम का तो नहीं हो सकता, ये खराब है, वो खराब है, एग्जाम पूरा उस तरफ जा रहा है। मैं उसको वही बात बोली कि उसके दोस्त भी उसको बोल देते हैं। मैंने बोला कि आप अगर आपके अंदर इतनी वो दुख है इस बात को लेके, आप इतने अग्रेसिव हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, तो अपने अंदर उस बात को मोटिवेशन लेके चलो। जो मैंने मोटिवेशन बोला कि भाई कोई फादर के लिए करना चाहता है, कोई खुद के लिए करना चाहता है, केवल इसलिए कर लो कि भाई मैं हिंदी मीडियम से टॉप करके आऊंगा, वो मोटिवेशन तो पकड़ो कि क्यों करना है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूल के बारे में बता देता हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत मिसगाइड भी करते हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। मेरा भी मैंने देखा है, बहुत जगह मेरी फोटो छपती है, बहुत जगह मेरा नाम छपते हैं, लोग सोचते हैं कि मैंने वहाँ पे जाके पढ़ाई करी है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वो हर जगह हाथ पैर मारता है कि मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए, मुझे वहाँ से कुछ मिल जाए। सेम हाथ पैर मैंने भी मारे थे। जीएस के लिए मैं कोचिंग ज्वाइन करी थी, उसके बाद में कोई भी इंस्टीट्यूट है उसमें केवल और केवल जाके मैंने मॉक इंटरव्यू दिए हैं और कुछ नहीं दिया है। मॉक इंटरव्यू मैंने इसलिए दिए क्योंकि मैंने ऑनलाइन कहीं पे देख लिया, मेरे को लगा अच्छा इंटरव्यू ले रहे हैं तो जाके दे देता हूँ। जो भी कोई भी इंसान जब अपने लक्ष्य के पास में पहुंच जाता है कि यार केवल इंटरव्यू बचा है, तो एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ती है कि यार मैं इस मौके को छोड़ नहीं सकता, तो मैं मेरी प्रिपरेशन पूरी करता हूँ। इसलिए मैंने 5-6 जगह जा जाके मॉक इंटरव्यू दिए। अब मुझे नहीं पता था कि ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं टॉप करूंगा, लोग मेरी फोटो इतना छापने लग जाएंगे। तब तो मैंने केवल एज अ कैंडिडेट सोचा था। अब मुझे बस उस बात का थोड़ा दुख है कि लोग मेरी फोटो को छाप के लोगों को मिसगाइड करते हैं, बोलते हैं कि हमारा स्टूडेंट है, हमारे यहाँ पे पढ़ा है। अभी भी इवन आफ्टर रिजल्ट कई लोग मेरे को बुला रहे हैं कि सर आप प्लीज फेलिसिटेशन में आ जाइए। इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा। मैं बोला कि सर मैं आपसे कुछ किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं हूं, मैं मॉक भी नहीं दिया, मैंने कोचिंग भी नहीं ली, मैंने टेस्ट सीरीज भी नहीं दी, मैं क्यों आऊं। अब वो बुलाने को पीछे पड़े हुए हैं। अब ये आपको दिखाता है कि उनका केवल और केवल एक इंटेंशन है कि मैं उनके प्लेटफॉर्म पे एक बार आ जाऊं, मैं मेरी वहां पे शक्ल दिखा दूं, तो उनका मेरे को देख के अगर 200 लोग भी आ जाए, उनके 1 लाख की फीस भी होगी, तो उनका तो 2 करोड़ का काम हो चुका है, उनका कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ चुका है। तो प्लीज इस बात को समझिए कि वो करते हैं। यहां पर मैं आया हूं, जितेंद्र सर का जो प्लेटफॉर्म है वो केवल खुद भी, इवन दो ये खुद को कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, बट वो लोगों को खुद आके बोलते हैं कि ये लोग सफिशिएंट नहीं है। ये तो केवल आपको गाइड करना बता देंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पेपर पे लिख के दे देंगे ये सब पढ़ो, पढ़ना आपको जाकर खुद को है। ये नहीं बोलते कि हमारे नोट्स काफी है। जिस कोचिंग वाले ने बोल दिया कि नोट्स मेरे काफी है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, उस पर भरोसा नहीं करना है। तो पूरा आपको खुद से वो चीज करनी है। और कोचिंग का भी जो होता है ये मैं बताऊंगा, कोचिंग को भी करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग में जा रहे हैं तो बस कोचिंग में जाके बैठ के आगे तो काम हो गया। कोचिंग में अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्लास में जो पढ़ा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको घर पे आके रिवाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आया क्लास के अंदर तो आपको क्लास में डाउट पूछने पड़ेंगे। आप बैठे नहीं रह सकते कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या करना है लोगों से। मैं इतने सारे गंदे गंदे डाउट्स पूछे, लोग मेरे पे हंसते थे। आज मैं खड़ा होकर उनके बारे में सोचता हूँ कि यार वो लोग मेरे पे हंसते थे और आज मैं अचीव कर चुका हूँ जो वो लोग अचीव नहीं कर पाए। तो इसलिए कभी घबराना नहीं है उस चीज से कि मैं गंदा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कोई क्वेश्चन गंदा नहीं होता है। क्वेश्चन नहीं पूछना वो गलत होता है एज कम्पेयर टू गंदा क्वेश्चन पूछना। पर पूछिए क्वेश्चन, टीचर्स आपको बताएंगे। बताया है समझ में नहीं आया, बताया है समझिए, नहीं उस फिर भी समझ में नहीं आया, अगले दिन मतलब घर पे जाके पढ़िए, किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। उससे समझ में नहीं आया तो अगले दिन वापस आके टीचर से पूछिए कि सर मैं घर पे जाके पढ़ा, नहीं समझ में आया, तो फिर वो बताएंगे। पर वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो आपको सीधे नहीं बता देंगे कि ये एक लाइन पढ़ा दी, ये लाइन याद कर लेना, एग्जाम में जाके एज इट इज लिख देना। वो आपको जरूरी है वो चीज समझना, कोचिंग को भी कैसे यूटिलाइज करना है कि मैं यहाँ पर आया हूं तो मैं इसको पूरा यूटिलाइज करूंगा। अगर मैंने एक्स अमाउंट पैसा डाला है तो मेरे को 2x टाइम्स उससे वैल्यू मिलनी भी चाहिए। यहाँ पे तो अमाउंट की बात भी नहीं है। यहाँ पे जितेंद्र सर बहुत इजीली बता रहे हैं, जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उस पर डिपेंड मत होइए, यही मैं बोलूंगा। जाके वो जो भी गाइडेंस मिल रही है वो सर आपको केवल एक दिशा दिखा देंगे कि ये कर लो। जो सर ने बोला वो व्हाइट बॉल की बात होती है, वो बताएंगे कि ऐसा एक्शन चेंज करोगे तो व्हाइट बॉल नहीं डलेंगी। पर वो बॉलर को खुद को आके भाग के प्रैक्टिस कर करके अपनी वो करेक्शन करना पड़ेगा, व्हाइट नहीं हो स्टंप पे बॉल जाए। वो बॉलर आप ही हैं। और एक कोचिंग वर्ड के बारे में बताऊंगा। कोचिंग वर्ड का मतलब अगर आप समझते हैं, यहाँ पे वैसे तो लोग सबको टीचर बोलते हैं, बट कोच जो वर्ड है, कोचिंग जो वर्ड है, उसका टीचिंग से बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। टीचिंग होता है जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं। कोचिंग का मतलब होता है आपको बहुत चीजें आती हैं, उसके ऊपर आपको बस निखार कर रहे हैं, आपकी कमियां बता रहे हैं, ऐसे ऐसे कर लो।
अगर विराट कोहली एज अ बैट्समैन उसको खेलना नहीं आ रहा है तो रवि शास्त्री के पास जाके नहीं बोलेगा कि सर मेरी टेक्निक में क्या गलती है। रवि शास्त्री से उसको थोड़े बहुत टिप्स बता देगा। अगर उससे कुछ भी नहीं हो रहा तो अपने जो फर्स्ट लाइफ के टीचर है, उसके फादर होंगे या जो उसके फर्स्ट होंगे, उनके पास में जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल टीचर है, उन्होंने समझाया होगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस की होती है। एनसीईआरटी वो बुक्स हैं जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, वो आपको टीच करती हैं, वो आपको कोच नहीं करती है। इसलिए एनसीईआरटी में जाके पढ़िए, उनसे समझिए, उनसे समझ में आएगा। वो नहीं आया तो फिर आगे की किताबों को यूज करके उनसे कोचिंग लेनी है अपने को, उनमें से समझना है कि अच्छा ये नहीं आया तो मैं इसको यहाँ से पढ़ लेता हूँ, अब समझ में आ जाएगा। कोचिंग वर्ड का भी मतलब समझिए कि क्या होता है। इस उम्मीद से मत आइए कि यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा थोड़े पर्सनल टिप्स मैं एंड में आपको देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कभी किसी से तुलना नहीं करनी है, कभी किसी से compete नहीं करना है। आपके साइड में कोई बैठा है, आपका कोई फ्रेंड है, कभी किसी के नंबर नहीं देखना है। आपकी केवल और केवल एक कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस देखें कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ, मैं आंसर कर पा रहा हूँ, मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आप खुद के मार्क्स बढ़ाते जाएंगे, हर दिन आप थोड़ा थोड़ा, अगर आपने 1 नंबर आया तो आप अगले दिन 2 नंबर लेकर आएंगे, तो खुश होना नहीं कि चलो मेरा इंप्रूवमेंट तो हुआ। यहाँ की कोचिंग की टेस्ट सीरीज वगैरह में नंबर लाने का कोई फायदा नहीं होता है, फायदा होता है एक्चुअल एग्जाम में लाने का। कभी भी टेस्ट सीरीज जाए, उसको जाके दीजिए, उसके सीखिए कि कितने नंबर आए हैं, उससे लर्न करिए अपनी गलतियों से, फिर उसको इंप्रूव करते करते आगे बढ़ना है। और आपका जो पीक है वो आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन हिट होना चाहिए कि आज मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस है, आज एग्जाम था, आज मेरे सबसे अच्छे नंबर आए हैं। मैंने जाके टेस्ट सीरीज दी, मैंने हर पेपर के 2-2 बार दिए थे, सारे फुल टेस्ट दिए थे, 8 टेस्ट मैंने दिए थे। सेकंड वाले मेरे से कोई भी पेपर फुल नहीं हुआ था, कभी भी कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो मेरी वहां पे कोशिश थी, जो मैंने बोला, मैं घर पे आके भी टाइम बना के चलता था कि मान लीजिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 केस स्टडी आती है, तो आपको 15 मिनट के अंदर एक केस स्टडी करनी है, 90 मिनट्स के अंदर आपकी केस स्टडी हो गई। बाकी 1.5 घंटे के अंदर आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। 9 क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर मान लीजिए कुछ 16 पार्ट्स के राउंड होते हैं, तो अगर 90/16 आप करेंगे तो 5-6 मिनट या 6-6.5 मिनट एक क्वेश्चन में बैठता है। इट इज मोर देन इनफ। बाकी क्वेश्चंस, बाकी पेपर्स के अंदर भी इतना ही एवरेज टाइम आता है। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको सामने घड़ी लेके बैठना है, आपको करते रहना है। अगर आप पूरा 3 घंटे का पेपर नहीं दे पा रहे तो आप क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पिक करिए। मैं टेस्ट सीरीज देता था प्रीलिम्स की, कि मेरे 60-60, 65% नंबर आते थे, बट मैं उससे कभी नहीं हुआ। मैं कि ठीक है, जब एग्जाम होगा उस दिन मैं कंपेयर कर लूंगा, ये लोग पेपर टफ बना रहे हैं। जब प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, मैं 106 नंबर भी आ गया, कट ऑफ आराम से क्लियर भी हो गया। मैं कभी उससे डरा नहीं कि मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे हैं। मैंने उससे बस सीख थी उससे कि मैंने ये गलती करी थी, अगली बार ये गलती नहीं करूंगा, आगे बढ़ता हूँ। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन जाके मैं अच्छा परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। और वो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था, मेरा एग्जाम क्योंकि क्लियर हो गया। वही बेस्ट होता है। इसके अलावा एक होता है कि बहुत सारी चीजें होती है जो बाहर की चीजें होती हैं, जो मैंने बोला था कि आपके कंट्रोल में नहीं है। उन चीज को छोड़िए, जो आपके कंट्रोल में है ना, उन चीज को आप फोकस करिए कि जो मैं कर सकता हूं वो तो मैं पूरा करूंगा। जैसे मेरा इंटरव्यू का मौका आया, मैंने हाथ पैर मारना स्टार्ट कर दिया कि भाई मैं एक मॉक यहाँ पे देता हूँ, ये फैक्चुअल मॉक पूछते हैं। ये लोग, इन्होंने राजस्थान के ऊपर पूछ लिया, इन्होंने थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लिए, इन्होंने मेरे बैकग्राउंड के ऊपर पूछ लिया, तो मेरा डैफ पूरा कवर हो चुका है। मैंने इस तरीके से प्लानिंग करी कि मेरे को पूरी प्लानिंग ऐसी करनी है कि मेरा डैफ कवर हो जाए, इसलिए मैंने इतनी सारी जगह करा। ये मेरे हाथ में था। अगर मेरा मेंस का एग्जाम हुआ, मुझे लगा कि यार मेरा ऑप्शनल अच्छा हुआ है, मेरा मेंस क्लियर हो सकता है, अब मेरे को 1 महीने पढ़ाई नहीं करनी थी। अब नेचुरल सी बात है, जो भी पढ़ाई करता है मेंस के टाइम पे सब मोटे हो जाते हैं, सबकी तोड़ निकल जाती है। अगर इंटरव्यू का नाम होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, अगर उसका कॉल आता है, पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर होता है पर्सनैलिटी, दैट मीन्स कि आप कैसे, उसके अंदर आप कैसे दिख रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मुझे ये चीज लगी कि यार ये चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पता अगर मैं एकदम ऐसे मोटा सा उनके सामने जा रहा हूँ, क्या पता उनके मन में बायस होना तो नहीं चाहिए। मान लो उनके मन के अंदर बायस हो, वो कुछ उससे करने लग जाए तो मेरे तो 5-10 नंबर ऐसे ही कम हो जाएंगे। तो मैंने 1 महीने उसके बाद में थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग भी स्टार्ट करा, 10-12 किलो वजन भी कम करा, क्योंकि ये मेरे हाथ में था, मैं मौका नहीं छोड़ सकता था। अगर मान लो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद में 15 दिन बचे हैं, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अभी टाइम है, अभी फ्री बैठा हूँ, कर लेता हूँ। मैंने बोला कि मुझे CSAT एग्जाम कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ। जो वो पैटर्न वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो मैं 40 क्वेश्चन आते हैं 80 में से, वो मैं आराम से कर सकता हूँ, तो मैं बिना बढ़े भी जाऊंगा। 2014 भी मेरे आराम से 150 नंबर आ गए थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस था। पर क्या पता यूपीएससी 40 कॉम्प्रिहेंशन की जगह 80 की 80 कॉम्प्रिहेंशन पूछ डाले, या 60 कॉम्प्रिहेंशन 20 पैटर्न वाले पूछ लिए। अब वो चीज आएगी तो ये तो मेरे कंट्रोल में है कि भाई मैं तैयारी करके जा सकता हूँ। तो मैंने जाके 5-10 कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करके गया था मैं, कि अगर यूपीएससी में कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो मैं उसको भी अटेम्प्ट करूंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर लैंग्वेज पेपर मेंस के अंदर होता है तो उसके अंदर मेरे अंदर वो घमंड नहीं था कि यार हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, आ जाएगी, लिख लूंगा। 75 या कितने 90 जितने भी 30% नंबर लाने होते हैं वो तो आ ही जाएंगे, क्या दिक्कत की बात है।
मैंने वहां पे भी एक दिन बैठ के निबंध की प्रैक्टिस करी। क्यों? क्योंकि ये मेरे हाथ में है, अभी मेरे पास मौका है, अभी मैं वो चीज कर सकता हूँ। ये मैं अगर अभी नहीं करूंगा जो मेरे कंट्रोल में है, बाद में मुझे दुख होगा। अगर मैं ये बैठता रह जाऊंगा, अगर मैं एक दिन हिंदी की जगह एक दिन में बैठ के ट्रेंड एनालिसिस करता कि देखो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है उसको कुछ फायदा भी नहीं होता और हिंदी से भी मेरे को हिंदी के कारण मेरा मेंस क्लियर नहीं होता। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान लगाना ज्यादा जरूरी है। एक शॉर्टकट, सबसे ज्यादा लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं कि भाई ऐसा कुछ बता दे कि सारी चीजें आराम से हो जाए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, वो आपको खुद से करना है। मेरे को यहाँ पे देख के लोगों को लगता होगा कि ठीक है यहाँ पे सक्सेस है, बट सक्सेस के पीछे कितनी हार्डवर्क है वो मुझे पता है। और कोई भी टॉपर हो, भले ही मैं नहीं, कोई भी जितने भी 700 750 लोग सेलेक्ट हुए हैं, सबने उतनी ही मेहनत करी है। उसके पीछे जिनका नहीं हुआ है उन्होंने भी उतनी मेहनत करी है। मेहनत सभी करते हैं, मेहनत के बिना ये एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। या कोई भी चीज, आप कोई भी नौकरी भी अगर कर रहे हैं, या यहाँ पे आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वो भी उतनी मेहनत करते हैं जितनी आप कर रहे हैं। कोई टीचर ऐसा नहीं है कि उठा के पढ़ाने आ जाता है, वो भी अच्छी मेहनत करके अपने नोट्स बना के पढ़ाने आते हैं। कोई नौकरी करने जाता है तो वो भी नौकरी पे जाके मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि वो नौकरी में आराम करके पैसे कमा कर आ गया, बस मेहनत आपको करनी पड़ती है। और कोई आपको उसका सब्स्टिट्यूट करके नहीं देगा कि चलो मैं तुम्हारी मेहनत करता हूँ। यहाँ से टीचर जाके आपके लिए मेंस के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर लिख के नहीं आ सकते हैं, वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो सर है वो आपको बता सकते हैं कि ये यहाँ से पढ़ लो, ये ऐसे पढ़ लो, पढ़ना आपको खुद को है। 3 चीजें मैं बोलूंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म और हार्डवर्क। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो आपको कुछ भी करवा सकती हैं। ये चीजों को आपको आगे साथ में लेके चलना है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं तो कैसा भी क्वेश्चन पेपर हो, कुछ भी हो, आप आगे बढ़ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऑप्टिमिज्म है, आप आशावादी हैं, तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। लोगों का होता है कि भाई फिल्म्स का पेपर देने गए, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन में से कुछ हिल ही नहीं रहा है, 5-10 क्वेश्चन कर लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, वहीं पर डर जाता है कि अरे पेपर क्या होगा, मेरा तो कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा। मेरे साथ भी सेम हुआ, मैं फिल्म देने गया, मेरे स्टार्टिंग 20 में से केवल 2 क्वेश्चन हुए थे। मैंने पूरा पेपर कर डाला, 100 क्वेश्चन में से केवल 20 क्वेश्चन हुए थे मेरे। उस वक्त मैं चाहे तो डर भी सकता था कि यार मैं तो कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रहा। मैं घर पे टेस्ट सीरीज देता था, मेरे तो पहले 100 में से 40 क्वेश्चन होते थे, 40 में से मेरे 35 करेक्ट भी होते थे, मेरे 70 नंबर तो वहीं होते थे। अभी तो मेरे 20 में से अगर 18 भी करेक्ट हुए तो मेरे केवल 36 नंबर की वो बैठ रहा है। बट मैंने सोचा कि नहीं, पेपर टफ है, सबके लिए टफ होने वाला है, कट ऑफ कम होगा, मेरे को 115 नहीं तो 100 नंबर लेकर आने, उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, उसी की कोशिश करता हूँ। और उस पर फोकस लगा के मैंने आगे करना स्टार्ट करा। जो मैं बोल रहा था कि ह्यूमैनिटीज वाले लोगों को ये चीजें पता नहीं होती, वो घबरा जाते हैं बहुत जल्दी कि यार हमको तो सब कुछ आने की आदत है, यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। अरे 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो हो सकता है 11वां क्वेश्चन एकदम वो फुल टॉस आ जाए, छक्का मार सकते हो। पर वो लोग उसी डर में होते हैं कि उसको भी ब्लॉक करके डिफेंड करके आगे निकल जाते हैं, वो भी क्वेश्चन नहीं कर पाते। जो एनालिसिस करनी होती है पेपर की, वो वहां पे इंपॉर्टेंट होती है। 4 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक जो आपको आते हैं वो आपने सही करें, एक जो आपको आते हैं आपने सही नहीं करें, एक जो आपको नहीं आते हैं वो सही करें, और जो आपको नहीं आते हैं वो भी गलत करें आपने। और एक भी होता है जो आपको आपने छोड़ रखे हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए फर्स्ट जो आते हैं वो सही करें, वो तो सही होने ही चाहिए। अगर ये आपका बहुत हाई है, मतलब आपका रिवीजन लेवल बहुत अच्छा है, मतलब आपने तैयारी अच्छे से कर रखी। अगर आपको जो आते हैं वो आपने गलत करें, मतलब आपको कॉन्सेप्ट गलत पता है, या आपका डाउट था, आपको कंफ्यूजन था, आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो रखा है, ये आपको आप एनालिसिस करते हैं, उसे सिग्नल मिलते हैं, ये आपको करना पड़ेगा कुछ। तीसरा होता है जो नहीं आता है, उनको आपने अटेम्प्ट कर दिया, तुक्के मार दिए, सही हो गए। अब आप खुश तो होंगे कि वाह यार क्या तुक्का मारा है, मेरे तो सही हो गए। उस पर आप कभी रिलाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि हर बार तुक्का आएगा तो मैं मार के सही कर दूंगा। वो उस पर आप, वो रिलायबल टेक्निक नहीं है, वो रिलायबल स्ट्रेटेजी नहीं है। इसलिए वो भी हो ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, पर वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो नहीं आते हैं वो गलत करें, वो तो होना ही नहीं चाहिए। फालतू में अंधाधुंध तुक्केबाजी तो करनी ही नहीं है। अगर आपके बहुत ज्यादा है, मतलब आप जरूरत से ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, जितना आपको नहीं आता है आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको आता भी नहीं है आप गलत भी कर रहे हैं। और 5वां, अगर आप छोड़ के भी आ रहे हैं, अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए मतलब आपको आते ही नहीं है। तो ये जो मैंने टेक्निक बताई है, फिल्म्स की बहुत सिंपल सी टेक्निक बताई है, ये आपको घर पे बैठ के वो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बैठ के हर सब्जेक्ट वाइज करना पड़ेगा कि पॉलिटी के अंदर इतने क्वेश्चन थे, वो जो मैंने 5 कैटेगरी बताई है उसके अंदर पॉलिटी में ये हुआ, इकोनॉमिक्स में ये हुआ। तो अगर आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये एक्सरसाइज करके आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जिसके अंदर आते हुए सही कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, जिसके अंदर आपको आपने छोड़े हुए हैं आपको नहीं आते वो सब्जेक्ट आपका वीक है। जो डेटा बोलते हैं, डेटा के अंदर सब कुछ दिखता है। मैं सीएस वाला बैकग्राउंड है, थोड़ा इंजीनियर माइंडसेट है, मेरे को ये चीजें ऑब्जर्व हो जाती है। पर आपको भी हो सकती है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कि आप सोच रहे हैं कि मैं कितनी हवा की बातें कर रहा हूँ, कितनी ऊपर की बातें कर रहा हूँ। आप अपने खुद के नंबर देंगे आपको पता चल जाएगा। अगर आपके 200 में से 50 नंबर आ रहे हैं मतलब आपको नहीं आता है।
इतना भी अगर आप समझ सकते हैं तो अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली कि ऐसी कैटेगरी बना बना के खुद का सेल्फ एनालिसिस कर लिया तो आपको खुद का और अच्छे से पता चल जाएगा। कोशिश कीजिए। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि पता होना चाहिए कि कब रुकना है और कब चेंज करना है। कई लोग होते हैं वो पोलो के बैल की तरह बस घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि सर मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ, मेरा तो क्लियर ही नहीं हो रहा, प्री क्लियर नहीं हो रहा। अब आप मेहनत गलत कर रहे हो। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। वरुण रेड्डी हैं, इस बार 7th रैंक आई है उनकी। उनका 5th अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था, 2014 में पैटर्न चेंज हुआ था तब उन्होंने लिया, उनका क्लियर नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल, क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि भाई कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या पता है मेरा स्ट्रांग नहीं है, इसमें नंबर नहीं आ रहे, तो वो मैथ्स के अंदर चले गए। मैथ्स में आए, थर्ड अटेम्प्ट, मैथ्स का पहला अटेम्प्ट 166 रैंक IRS। उसका अगला अटेम्प्ट दिया 220 समथिंग रैंक IRS। इस बार फिर से अटेम्प्ट दिया मैथ्स से, उनका 7th रैंक IAS। उनको IAS में आना था, 5th अटेम्प्ट में वो मैथ्स के साथ आगे चले गए। पर उनको पता था कि जो उन्होंने वो डिसीजन लिया ज्योग्राफी लेने का वो गलत था। उनको अपने बारे में पता था कि ये मैंने गलती करी है। सेम चीज मैं आप लोगों के साथ बोलना चाहूंगा कि आप भी ऐसा नहीं कि बस लगे पड़े हैं, किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। थोड़ा रुकिए, आराम से सांस लीजिए, समझिए कि मैंने क्या गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ और उसको कैसे सही कर सकता हूँ। और जितनी जल्दी सही कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। एट द सेम टाइम कई लोगों का होता है कि उनके लिए एग्जाम बना हुआ ही नहीं होता है। मैं भी एग्जाम में गया था, मैं 2 अटेम्प्ट सोच के आया था कि 2 अटेम्प्ट दूंगा, 2 में नहीं हुआ तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये अटेम्प्ट, ये एग्जाम ही मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं कर सकता इस एग्जाम को। वो भी समझिए। कई लोग होते हैं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि यार ऐसा कैसे मेरे से एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। कई लोग ईगो पे ले लेते हैं कि 2 बार नहीं हुआ तो तीसरी बार भी लगे पड़े कि ऐसे कैसे नहीं हुआ, मेरा मेन सही नंबर से छोड़ा, अगली बार करके रहूंगा। वो अगर आपने ये थोड़ा जो ये ईगो वाली बात है, कुछ ज्यादा आत्मविश्वास से घमंड की तरफ अगर आप आ गए तो वो लोग फिर 3 के 4 के 5 अटेम्प्ट भी लेके पूरा अपने जिंदगी के 5-6 साल डाल देते। पता होना चाहिए कि कब रुकना जरूरी है। ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि एग्जाम आपके लायक नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। सबके साथ सच्चाई होती है, हर कोई उतना इजीली समझ नहीं पाता है। किसी का साइंस एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, किसी का ह्यूमैनिटीज ज्यादा होता है। हो सकता है कि आपको कुछ और अच्छा करना अच्छा लगता होगा, तो वो समझिए, वो कोशिश कीजिए। एग्जाम आपके लायक नहीं है तो छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ इसके अंदर नहीं लगाइए। ये मत सोचिए कि यूपीएससी जिंदगी के अंदर सब कुछ है, यूपीएससी नहीं है। मेरा एक बार में हो गया वो बात अलग है, बट मैं भी 2 अटेम्प्ट के बाद में छोड़ के जाने वाला था। मुझे पता था कि मैं 2 में नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता हूँ। जिस वक्त आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी ही सब कुछ नहीं है, उस वक्त आपके जो आधा परफॉर्मेंस का प्रेशर है, ये एग्जाम करके ही रहना है, आईएएस बन के ही रहना है, ये सर्विस आनी लेकर ही आनी है, जिस वक्त आप ये सोचने लगते हैं आपका एफिशिएंसी कम हो जाती है। आप उस इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि आपको डर लगता है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप के पहले इंग्लैंड की टीम 400-400 मारती थी, 400 चेज करती थी। जब वर्ल्ड कप का प्रेशर आया कि भाई घर पे वर्ल्ड कप है, हमको वर्ल्ड कप जीतना है, उनसे 250 रन बनने मुश्किल हो जाते थे। क्या है ये? परफॉर्मेंस प्रेशर है। जब उनको पता है कि जब परफॉर्म करना है वो प्रेशर आ रहा है, कई लोग उस चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए इस एग्जाम में आपको क्लियर माइंड सेट रखना है कि आप एग्जाम क्यों देने वाले हैं। ये एग्जाम सब कुछ नहीं है। नहीं हुआ तो एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, 2 बार करता हूँ, नहीं हुआ तो ठीक है कुछ और करूंगा। जब आपने इस एग्जाम को जिंदगी मान लिया, उस वक्त ही आप काफी पीछे हो चुके हैं, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और थोड़ा मैं बहुत ही जो क्लीशेड जो चीजें होती है, जो सबको ही बोलता है, वो मैं फिर से बोलता हूँ। इसको मैं स्पोर्ट्स से लिंक करना चाहूंगा। मैं ऑब्जर्व जनरली करता रहता हूँ, तो सब बोलते हैं प्रैक्टिस करनी जरूरी है, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, बहुत जरूरी है। अब क्यों बोलते हैं? अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। नडाल मेरा फेवरेट टेनिस प्लेयर है, उसके लिए सब बोलते हैं कि उसका कभी भी जाके आप प्रैक्टिस सेशन जाके देख कर आइए। वो प्रैक्टिस ऐसे करता है 1.5 घंटे की कि वो रियल मैच खेल रहा है। कोई और टेनिस प्लेयर उस इंटेंसिटी से जाके प्रैक्टिस नहीं करता है। भाई उसके पास 18 ग्रैंड स्लैम है, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम है टेनिस का। वो 15 साल से खेलता हुआ आ रहा है, पर अभी भी जाके वो 1-1.5 घंटे इस इंटेंसिटी से प्रैक्टिस कर रहा है कि उसको कुछ नहीं आता है। जब इतने बड़े आदमी को पता है उसकी कमियां, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो अपन तो किस खेत की मूली है, अपने को भी करनी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि अपन ने एक बार पढ़ लिया तो मुझे सब कुछ आ गया। इसलिए रिवीजन करना जरूरी होता है। मुझे जैसे रोनाल्डो, नडाल और कोहली तीनों प्लेयर्स बहुत पसंद है। अभी तीनों हैं अलग अलग डोमेन्स में, एक क्रिकेट खेलता है, एक फुटबॉल खेलता है, एक टेनिस खेलता है। बट आप तीनों को देखेंगे तो तीनों में मैंने एक चीज बहुत कॉमन पाई है कि तीनों बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तीनों ने ट्रेनिंग को इतना ज्यादा वो कर दिया है कि मैं ट्रेन करूंगा, मैं एक प्रोसेस फॉलो करूंगा, उसके बाद में मैं अपने फील्ड में बेस्ट होकर दिखाऊंगा। सेम इसके अंदर है, मीडियम का डिफरेंस है। आप इंग्लिश मीडियम, आप हिंदी मीडियम से, वो इंग्लिश मीडियम में, पर मेहनत दोनों सेम तरीके से करते हैं, सब सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। अगर आप करते जाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, तो आप भी क्लियर कर सकते हैं। अभी जैसे सर बोल रहे थे सेल्फी की बात, बहुत लोगों ने बोली सेल्फी लेनी है, सेल्फी लेनी है। तो ये मुझे, मैं मेरा स्वार्थ बताऊंगा या मैं थोड़ा ईगो बताऊंगा। आई थिंक ईगो होना लोगों में थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको कुछ भी लाइफ में अचीव करना है।
अगर आप खुद को लेके स्वार्थी नहीं है, अगर आपको खुद पे थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, घमंड नहीं है, ईगो और सेल्फ कॉन्फिडेंस या एरोगेंस में बहुत बहुत कम डिफरेंस होता है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो कभी भी घमंडी भी बन सकता है, बट अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में हैं तो वो आपको हमेशा पॉजिटिवली लेके जाएगी। अगर आप घमंड की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिवली लेके जाएगी। तो मेरे अंदर वो आत्मविश्वास था कि मैं अगर कभी भी किसी टॉपर को देखता था तो मेरा ये नहीं था कि मैं उसको देखने जाऊं या मैं उसके साथ सेल्फी खिंचाऊं। मेरा वो था कि मैं आगे जाके खुद ऐसा बनूं कि मेरे को ऐसा मौका मिले। या जैसे अब बहुत कॉमन सी चीजें सब लोग करते हैं कि जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन सब लोग यूपीएससी में जाते हैं, सब लोग वो सूट के अंदर टाई वाई में अपनी फोटो खिंचा के इंटरव्यू के नेक्स्ट डे डीपी जरूर लगाते हैं। व्हाट्सएप पे लगाएंगे, फेसबुक पे लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, पर डालेंगे जरूर कि मैं इंटरव्यू देकर आया था। उस दिन मेरी दीदी ने भी मेरे को बोला, मेरे साथ में गई थी, मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, मुझे फोटो नहीं खिंचानी है, मैं अगर सेलेक्ट होऊंगा तो उसके बाद में मैं खुद यूपीएससी जाके फोटो खिंचाऊंगा। बट अब वो कोइंसिडेंस ऐसा बैठा कि रिजल्ट आया तो लोगों ने मेरी इस वाली फोटो को क्रॉप करके खुद यूपीएससी के सामने लगा के ऑनलाइन डालना स्टार्ट कर दिया था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वो ऐसी चीजें, अब मैं ये बोल रहा हूं, आपको लग सकता है कि मैं बहुत सेल्फिश सोच रहा हूं। अब जिन लोगों को इन बात से रिलेट कर सकते, इनको समझ में आ सकता है, आप वो थोड़ा अपने अंदर वो आग लगा के बैठिए, वो डिजायर, वो मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं वहां पे जाके दिखाऊंगा। फिर आपको किसी और चीज को सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी मोरलेस आई थिंक मैंने काफी सारी चीजें कवर कर दी है। मैं एक लास्ट में एक सिमुलेशन की चीज बोल लेता हूँ। सिमुलेशन होता है कि जो भी अपन घर में कभी भी तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपन इस तरीके से करें कि अपन एग्जाम का एनवायरमेंट है, घर पे रिलैक्स करके नहीं करना है। सिमुलेशन हर स्टेज पे इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स, मॉक्स, इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू में सिमुलेशन क्या होता है, जो भी आप मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं वो क्या होता है कि आप जो एक्चुअल इंटरव्यू है उसकी पहले जगह प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, कैसे कि आप एक रियल इंटरव्यू दे रहे हैं। सिमिलरली आप कभी भी कोई भी टेस्ट सीरीज दें, उसको इस तरीके से ट्रीट करना है, भाई भले ही वो प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो, कि मैं एक्चुअल एग्जाम देके लिखने जा रहा हूं। आप अगर घर पे कोई टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो एक ओएमआर शीट लेके आइए, बबल्स भरिए कि ABCD ये सब हुआ है, पूरा सारे कर दिए, उसके अंदर टाइम चलेगा, उसके बाद में चेक कर रहे हैं। कई बार जो गलती करते हैं कि लोग A टिक करके B बबल भर दिया, उनका नेगेटिव मार्किंग हो गया। ये जब तक आप घर पे सिमुलेशन नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप ये गलती कर सकते हैं। या मान लीजिए कि 2 घंटे में से 10 घंटे तो बबल भरने में चले जाते हैं। अब आप घर पे कभी भी पेपर लेके बैठते हैं, 2 घंटे के अंदर आप केवल टिक कर रहे हैं, आपने एग्जैक्ट 2 घंटे में करा है। अब आपके पास वो 10 मिनट जो आपने बबल भरने के लिए होने चाहिए थे वो आपने कभी काउंट करे ही नहीं कि ये रियल एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। एक और चीज बताऊं कि जैसे एग्जाम होता है मई जून के महीने में होता है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, खासकर अपने नॉर्थ बेल्ट में जयपुर राजस्थान साइड तो बहुत ज्यादा तेज पड़ती है, 45 के अराउंड टेम्परेचर होता है। अब जब मैं घर पे गया, पापा ने बोला कि तेरे को मैं एसी लगा देता हूँ। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को एसी नहीं चाहिए, मैं एसी में पढ़ लूंगा। मुझे नहीं पता कि बाद में मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मेरे को क्या सिचुएशन मिलेगी। हो सकता है कि वहां पे पंखा ही नहीं हो, मैं गर्मी में अपना पसीना संभालते रह जाऊँ, वहां पे पेपर निकल जाए। यहाँ पे मैं तो एसी के अच्छे एनवायरमेंट में बैठा हुआ हूँ, मेरे को सारी चीजें आती हैं और दिमाग भी चल रहा है। वहां पे होता है कि आपका इन्वायरमेंट ऐसी होता है कि दिमाग चलना बंद हो जाता है। इसलिए जब भी मैं घर पे बैठता था, मैं कूलर लगा रहा था, कूलर भी नहीं चलाता था, केवल पंखे से, पंखा भी कम स्पीड में चला के मैं टेस्ट दे रहा हूँ, इस तरीके से कि मैं एग्जाम में जाके लिखूंगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि मैं घर पे दे रहा हूँ, एग्जाम में दे रहा हूँ। इसलिए सिमुलेशन जरूरी है। कई बार अपन घर के कंफर्ट में या टेस्ट सेंटर या कोचिंग सेंटर के कंफर्ट में एसी में बैठ के आराम से टेस्ट देते हैं, अपन को पता नहीं चलता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको मेक और ब्रेक कर सकती है। आपको 1-2 सवाल सही गलत इसी से हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप काउंट भी नहीं करोगे, आप सोचोगे कि आप कहीं और गलती कर रहे हो, पर एक्चुअली गलती ये थी। इसलिए सिमुलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है घर पे बैठ के। मेंस में भी अगर आप टेस्ट सीरीज कहीं भी लिखने जा रहे हैं तो आपको 3 घंटे बैठ के पूरा पेपर करना है और एग्जैक्ट 3 घंटे में ही करना है। 3 घंटे से 10 सेकंड भी ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। अगर आप किसी टेस्ट सेंटर में जाके पेपर लिख रहे हैं, वहां पे आपको लगा कि टाइम पूरा हो गया है, वहां पे इन्विजिलेटर तो होते नहीं है, बच्चों को जनरली बोलते हैं कि 3 घंटे होते हैं, आप खुद देके चले जाना। बच्चों के ऊपर ही होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो 5 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं कि यार एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आधा लिखा है, इसको खत्म करके देकर आ जाता हूँ, इसके अंदर नंबर तो आने चाहिए। अब आप 10 नंबर वो टेस्ट सीरीज के अंदर 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके कर सकते हैं, पर वो 10 नंबर आपके मेंस के अंदर कम होने वाले हैं एक्चुअली, क्योंकि आपको 10 मिनट नहीं मिलेगा। इसलिए आप टेस्ट भी देने जाने तो 3 घंटे में आपने लिखा, 3 घंटे 1 सेकंड होते ही आपका पेन साइड में हो जाना चाहिए, आप जाके फिर इवेलुएट करवाने को दे रहे हैं, या अगर आप घर पे कर रहे हैं तो खुद से कर रहे हैं। इसलिए सब जरूरी है। गलतियां होती हैं, गलतियों से कभी डरना नहीं है। जो मैंने बोला कि अगर 10 सवाल नहीं आते तो 11वां सवाल को ये सोच के नहीं करना है कि मेरे को 10 सवाल नहीं आते तो 11वां सवाल भी नहीं आता है। हर सवाल इंडिविजुअल सवाल होता है, हर बॉल जो
विराट कोहली खेलता है उसको एक बॉल की तरह खेलता है, पिछले बॉल पे अगर उसका कैच छूटा है तो वो डर के नहीं खेलता है कि मेरा कैच हो जाएगा। सिमिलरली हर सवाल एक अपने आप में सवाल है। अगर आपके 10 सवाल हो चुके हैं, सारे आते भी हैं, तो एक्साइट भी नहीं होना है कि अरे वाह मेरे को तो सब आता है, 11 सवाल आप जल्दी जल्दी में गलत करके आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कामली हर सवाल को एज इट इज देखना है, उस सवाल को सॉल्व करना है, अगले सवाल पे मूव करना है। अगर नहीं आते हैं पिछले के सवाल तो आगे के सवाल इजी होंगे। बहुत सारे सवाल नहीं आते मतलब पेपर टफ है, पेपर सबके लिए टफ है। इस ऑप्टिमिस्ट अप्रोच से आपको इसको करना है। और जब भी घर पे आप कभी भी गलतियां करते हैं तो उससे घबराइए नहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ, मेरे से होगा नहीं होगा। हर गलती आपको सीखने का मौका देती है। उस गलती को अगर आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, उसको इंक्लूड कर सकते हैं आगे के उसके अंदर। अगर आपने गलत बबल भर दिया, ए का बी भर दिया, अगर आपको पता चलेगा कि ये गलती करी है तो अगली बार आप जाके एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे कि मैं गलती नहीं करूं। इसलिए कभी भी गलती करें, कोशिश करिए कि उससे सीखें, उससे आगे बढ़ें और हर दिन डेली इंप्रूव करना है, किसी से तुलना करनी नहीं है। और सेल्फ कॉन्फिडेंट होके आत्मविश्वास के साथ आपको पूरी अपनी मेहनत करनी है, लगन करनी है, उससे आपको पक्का रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट सबका सब लकी भी नहीं होता, लक का फैक्टर भी होता है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, पर जो कड़ी मेहनत होती है, जो रियल की मेहनत होती है, सच्चे मन की मेहनत होती है, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर कोई बोल रहा है कि उसके 5 अटेम्प्ट हो गए, उसका तो हो ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मन में वो मोटिवेशन नहीं होगा या उसने कुछ गलती करी होगी जो उसको पता भी नहीं होगी। इसलिए कोशिश करिए और जितना हो सके भटके नहीं। एग्जाम को डायनेमिक तरीके से करना है। जहां से जो ज्ञान मिल रहा है वहां से वो ज्ञान लेके आगे बढ़ के निकल लिए, खुद के नोट्स बना के कर लिए। ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रम भी अगर मैंने पढ़ी थी तो स्पेक्ट्रम के आखिरी के 4 पन्ने पढ़े थे, पूरी बुक नहीं पढ़ी थी क्योंकि वो एनसीईआरटी की जैसी थी। सेम पता होना चाहिए कहां से करना है, कैसे पढ़ना है, वो सर लोग आपको बता भी देंगे। नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आप सब ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं वो ऐसा नहीं कि 9th 10th 11th क्लास के बच्चे हैं। आप सभी 21 प्लस है, सबके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, इतनी समझ होती है कि आप खुद से समझ सकते हैं। बस वो सबके डर होता है, सबके मन में वो इच्छा होती है कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई आके मेरा हाथ पकड़ के बता दे कि ये कर लो, ये किताब कर लो, एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। कुछ आसानी से नहीं होता है, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा रिलैक्सेशन के ऊपर लोगों को बहुत रहता है, सब कुछ मस्ती वगैरह छोड़ देते हैं। मस्ती नहीं छोड़नी है अपने को। जो चीज जिसको करने से अच्छा लगता है, थोड़ा माइंड को फ्रेश होता है, वो चीज करिए। मैंने भी पूरे मैच वगैरह देखे हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, सारे मैच मैंने देखे थे। बट वो पढ़ाई के बदले नहीं होना चाहिए। अगर मुझे पता है मैंने आज आधे घंटे मैच एक्स्ट्रा देखा है तो मैं अगले दिन आधे घंटे पढ़ाई भी एक्स्ट्रा करता था। अगर मेरे को पता है अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैच चल रहा है, तो मेरा ध्यान उसमें जाएगा। तो इससे बढ़िया पढ़ाई बंद करके पहले वो देख लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा पढ़ के यहाँ पे कर लूंगा, आराम से ध्यान भी लगेगा। आप भले ही डांस करते हो, आप भले ही पेंटिंग करते हो, आप सिंगिंग करते हो, आप रनिंग करते हो, आप जिमिंग करते हो, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो करिए। जब टाइम आता है अपने आप वो चीज कम भी हो जाती है। कभी ये मत सोचिए, मतलब कई लोग होता है कि सर अभी एग्जाम पास में आ रहा है, अभी मैं कंटिन्यू करूँ क्या? अरे कोई भी सीरियस एस्पिरेंट होगा, जब एग्जाम पास में आएगा उसको खुद को समझ में आ जाएगा कि अब मैं ये चीज नहीं कर सकता, अब मेरे पास मौका है। मैं पहले 8-10 घंटे पढ़ता था, आराम से टाइम पास करता था। जब मेंस के 2 महीने बचे थे तब मुझे समझ में आ गया कि अब मैंने अगर 15-16 घंटे पढ़ना स्टार्ट नहीं करा तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बाद में मुझे दुख होगा। तो मैंने अपने आप वो सारी चीजें बंद कर दी। मैं अपने आप रात को 11 बजे सो रहा हूँ, मेरी 5-6 बजे नींद बिना अलार्म के खुल रही है। मैं उठते सबसे पहले दिमाग में ये ख्याल आया कि मेरे को अब ये पढ़ना है। ख्याल ही नहीं आता है। जो सीरियस एस्पिरेंट होता है उसके सामने जो अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, उसकी तरह आप जो सीरियस एस्पिरेंट होता है उसको केवल वो टारगेट दिखाई देता है, वो बाकी चीजें इन्फ्लुएंस नहीं होता है। आपके 8-10 महीने पहले तो फिर भी ठीक है, आप थोड़ा उतना मोटिवेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, पर जब टाइम पास में आता है अपने आप, जब क्राइसिस की सिचुएशन आती है, जब पता है करो और मरो की बारी है, उस वक्त आपको भी नहीं पता आप कितना पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे को भी लगता था मैं 10-12 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ सकता, मैंने 15-15 घंटे भी 2 महीने लगातार पढ़ा है। मैं आज भी कोई मेरे को बोलेगा, मैं खुद सोच के बिलीव नहीं कर सकती कि मैंने वो चीज भी करी है। बट जब जरूरत पड़ी, जब मौका आया, जब पता था कि अब अगर नहीं करूंगा तो कभी मौका क्या पता मिले ना मिले, उस वक्त मैंने वो चीज करी। मोर और लेस आई थिंक मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे टिप्स भी शेयर कर दिए हैं। हो सके तो प्लीज सारे नहीं तो उनको कुछ पॉइंट्स जो आपको इंपॉर्टेंट लगे याद रखिए, बार बार उनको देखते रहिए, भूलिए मत। कहीं भी कोई भी टिप, मेरे को भी काफी लोगों ने चीजें बताई थी, वो आज मेरे को पता चलती है कि उन्होंने जो बोली थी वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। सेम अगर मेरा देखना है, आप यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख रहे हैं, कोई और ब्लॉग पढ़ रहे हैं, प्लीज उसका अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंटरप्रिटेशन लीजिए। जो आपको लग रहा है सही है उसको अपनी प्रिपरेशन के अंदर इंक्लूड करिए और मेहनत करिए। रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। आई थिंक इट शुड बी इनफ। काफी सब मैंने कवर कर दिया है, काफी टाइम हो गया है। एंड
आई होप आप सब लोग आगे अच्छे से मेहनत करेंगे। और जो हिंदी, मैं खुद भी चाहूंगा कि अगर मेरा ये स्पीच सुन के या इससे कुछ भी इंस्पिरेशन लेके अगर 1, 2, 5 बच्चे भी सेलेक्ट हो जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि इलाहाबाद से या फिर हिंदी मीडियम के कुछ बच्चों का मैं सेलेक्ट करा पाया। प्लीज मेहनत करते रहिए और आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा। एंड या थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी एंड इतना सम्मान देने